हाल है, आवाज आ रही जी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी, मुझे बिल्कुल आवाज आ रही है। मुझे सिर्फ वो शेयर अल्हम्दुलिल्लाह, स्क्रीन का वेरी ऑप्शन गुड। अगर आप बता दें। जी जी, ये लीव के बिल्कुल साथ जो है, अगर आप देखेंगे ना इसकी विंडो शो टीम्स की, पार्टी टीम्स में आ रहा है। शेयर लीव, नहीं, एक रेड बटन आ रहा एक है लीव का, उसके बिल्कुल वो तो है। साथ शेयर का। अच्छा, जी मेरे जी। पास आ रहा है वो हैंग अप का ना। उसके साथ आ रहा है शो पार्टिसिपेंट्स, फिर शो कॉन्वर्सेशन, रेज हैंड, मोर एक्शन। एक मिनट। सर माइक के साथ देखें, माइक के किस साथ पे? होगा, एरो बना होगा। जी, एरो माइक के बना साथ हुआ एरो बना है। होगा। हाँ, ओपन जी हाँ, उसको किया। कर दें। दैट इज द वन। ठीक है सर, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। मैं अच्छा, को क्लियर आ रहा है? मेरे ख्याल में इट्स ऑन द वे। अभी अच्छा, मुझे प्रेजेंटेशन आपकी नज़र वैसे अभी तक नहीं आई। जी हामिद साहब, आपकी स्क्रीन नजर आ रही है, प्रेजेंटेशन खोल लें। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। ये एक गेस्ट मेरा ख्याल इनविटेशन को ज्वाइन करना चाह रहा है या क्या इसका सिस्टम है? मेरे ख्याल में जस्ट जस्ट लीव इट फॉर तनवीर साहब, तो वो हैंडल कर लेंगे। बस आप हम्म। जस्ट अच्छा, मेरी इग्नोर, अगर कोई मैसेजेस आ रहे हैं तो जस्ट इग्नोर फ्रॉम योर एंड, अच्छा, वी विल टेक केयर चले ऑफ दिस। चले, थैंक यू। अब मुझे सिर्फ काइंडली ये कंफर्म करें कि आपको स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है। स्क्रीन आपकी नज़र आ रही है प्रेजेंटेशन मोड में। अभी तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि आप जो है नहीं, वो मैंने प्रेजेंट लगा कर पाएँ। मैंने ये वो अपनी स्लाइड शो चला दी है। जस्ट गिव और इट लाइक 1 मिनट, मे बी इट अच्छा, विल चले। और अपीयर। आप लोग ठीक हैं? मेरा ख्याल है अभी ऑफिस से अल्हम्दुलिल्लाह आए सर, शायद। अल्हम्दुलिल्लाह। हामिद साहब, एक्सक्यूज मी, हामिद साहब, आपने जब स्क्रीन शेयर की थी ना, तो आपने स्क्रीन 1 शेयर करवानी है। इस वक्त हमें सिर्फ आपकी वो फोल्डर नजर आ रहा है। आप स्क्रीन 1 शेयर करवाएं, उसमें सब कुछ शेयर हो जाएगा। एक आप शेयरिंग कैंसिल करके दोबारा शेयरिंग करें और स्क्रीन 1 शेयर कीजिएगा। एक मिनट सर, मुझे थोड़ी सी आपकी ना असिस्टेंस चाहिए होगी। मैं डेफिनेटली। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं मैं शेयरिंग को स्टॉप करूं? जी, और शेयरिंग स्टॉप करें, दोबारा शेयरिंग करें और उसमें स्क्रीन की ऑप्शन आएगी, शेयर स्क्रीन कीजिएगा। ठीक है सर, एक मिनट। अब देखें सर, अब चेक करें जरा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। चलें, अब ठीक है। अब मैं स्लाइड शो लगा देता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग, और अब जब आप मुझे कंफर्म कर देंगे तो फिर इंशाल्लाह हम इसको शुरू कर देंगे। डेफिनेटली, आई थिंक तनवीर साहब, लेट्स स्टार्ट। इट्स ऑलरेडी 2 मिनट बाबर ऊपर साहब हो चुके प्लीज। हैं ऑलरेडी। आपके अस्सलाम पार्टिसिपेंट। वालेकुम। यस यस, प्लीज सर, प्लीज गो अहेड। जी जी, प्लीज़ सर, आप शुरू करें, अल्लाह का नाम लें। जी, अभी 97 अटेंडेंस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आई थिंक बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जब जैसे हम मेरे ख्याल में जब स्टार्ट की तरफ जाएंगे, तो आई होप के नंबर जो है इट विल ग्रो। So, Assalamu alaikum and good evening. Welcome everyone on behalf of QSAP. My name is Babar Zahir Arshad. I am actually Vice President of QSAP Riyadh region, but luckily I moved to Medina. So currently I'm in Medina. Okay. Uh, I would like to thank actually our honorable speaker, Mr. Khwaja Hamid Mushtaq. QSAP actually is extremely thankful to him for taking this considerable amount of time out of his busy schedule to conduct a series of webinars on FDIC contracts. So there will be 10 webinars in series, one after the other. So I would request you all to please make sure that you attend all the webinars uh, and for actually for a solid learning, because they are like connected to each other. So today, specifically, Mr. Khwaja Hamid Mushtaq, he will introduce us to the contract law and FDIC contracts. And thank you all for joining. Before I introduce you to our honorable speaker, please note that
Last 10 minutes will be for the Q&A session. So आप लोग जितने भी अपने questions हैं वो प्लीज़ आप अपने chat box में जो है वो उसमें टाइप करते जाइए for that के you don't forget them. तो वो we'll take them all at the end. We'll make sure that we'll take maximum questions at the end in 10 minutes. But if not, we'll send you all these answers within the presentation, which we'll share after the program. So now I would like to introduce our honorable speaker, Mr. Khwaja Hamid Mushtaq. Actually, he has delivered already 2 webinars with us, so I think most of you might have known him a little bit. So Mr. Hamid Mushtaq is the Director of Dispute Resolution Cell in National Highway Authorities, Pakistan. He's a civil engineer and holds a master degree in construction law from University of Melbourne. So he also actually has a postgraduate diploma in international commercial arbitration besides his PMP certification. So he's a fellow of Chartered Institute of Arbitrators as well. In short, Mr. Hamid, he actually is an author, trainer, multidimensional, and an exceptional construction professional. So I would like to request Mr. Khwaja Hamid to take over from here and start the presentation. And yeah, yes, Mr. Hamid, please. जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले आप सारे दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ QSAP के, और जिन्होंने ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने कॉलीग से शेयर कर सकूँ जो मेरी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस कॉन्ट्रैक्ट की। बेसिकली मैं 2-3 गुजारिशात करना चाहूँगा, क्योंकि ये 8-10 लेक्चर की एक सीरीज़ है जिसमें डिज़ाइन इस तरह किया गया है कि एक अंडरस्टैंडिंग शेयर की जाए अपने कॉलीग्स के साथ। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताऊं, जब ये हम डिज़ाइन कर रहे थे ना, तो मेरा अंदाज़ा ये था कि मेजॉरिटी शायद पार्टिसिपेशन मिडल ईस्ट की है, और वहाँ पे जो फिडिक फॉर्म्स है 1999 के वो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं रेड बुक की अगर मैं बात करूँ। मगर जब वो मैंने रजिस्ट्रेशन देखी तो काफ़ी सारे, बल्कि ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऐसे कॉलीग्स की है जो पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान में एज सच फिडिक की जो रेड बुक 99 है वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती। ताहम मैंने कोशिश ये की है कि जो ज़्यादा इसको जो है ना, जो अंडरलाइन करंट्स है ना कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, और जो स्कीम है इसकी रिस्क एलोकेशन की, वो आप लोगों पे वाज़ेह की जा सके। और मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा है कि जो ऑडियंस है मेरी, उनमें बहुत सारी डाइवर्सिटी यकीनन होगी। कुछ लोग होंगे जिनका रेलेवेंटली एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस होगा कंस्ट्रक्शन के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर। कुछ दोस्त ऐसे होंगे जो रिलेटिवली नए होंगे इस फील्ड में। तो ये जो बेसिकली इस सारे प्रोग्राम का जो अगले 8-10 लेक्चर्स में चलने वाला है, उसका आइडिया ये है कि आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग दे दी जाए कि बेसिक, या एक टेस्ट डेवलप किया जाए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट स्कीम्स कौन कौन सी चलती हैं और कौन कौन सी रेलेवेंट क्लॉजेज होती हैं। इसमें ज़्यादातर जो आने वाले प्रोग्रामों में भी आप देखेंगे कि ख़ास या 2-3 टॉपिक ले लिए जाएंगे और उसके बारे में जो है ना ब्रीफली आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सो मैं कोशिश ये करूँगा इस सारे अरसे में कि डिस्कशन बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल की ना हो, ताकि जनरली लोगों की पार्टिसिपेशन इसके अंदर रहे और हम सारे मिल के इस लर्निंग के प्रोसेस को कवर कर सकें। मैं आज के लेक्चर के लिए बिल्कुल एक आपको स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको सिर्फ ये एक दे दूं कि आज क्योंकि देखें कोई भी फॉर्म ऑफ द फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो ना, वो होता किसी कानून के अंदर है। ये फिडिक के कॉन्ट्रैक्ट्स या ये जितने बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ना, ये वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करते, ये हमेशा किसी न किसी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ट्रैक करते हैं। अब क्योंकि अगर आप दुनिया के लीगल सिस्टम्स को देखें तो 2 बड़े लीगल सिस्टम्स है ना, एक को हम कॉमन लॉ सिस्टम कहते हैं और एक को सिविल लॉ सिस्टम कहते हैं। अब क्योंकि ये हमारा वेबिनार काफ़ी सारे मुल्कों में जा रहा है, तो हो सकता है कि कुछ जुरिस्डिक्शंस ऐसी हों जो कॉमन लॉ के तहत हों और कुछ हैं जो सिविल लॉ के तहत हों। मैं इस वक्त इनके डिफरेंस तो हाईलाइट नहीं करूँगा क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, मगर मुख्तसरन मैं आपको सिर्फ रेफरेंस के लिए एक बात शेयर कर दूँ कि जिन ममालिक ने ताज बरतानिया के तहत रहे ना, उनमें कॉमन लॉ है, दैट इज़ कॉमन टू ऑल, और जो बाकी जितने हैं उनमें सिविल लॉ है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब चेंज है, या 2 डिफरेंट सिस्टम्स हैं, मगर फिडिक फॉर्म्स जो है ना दोनों में तकरीबन
कह सकते हैं काफ़ी हद तक जो है ना अप्लाई होते हैं। सो पहले स्टार्ट में हम सिर्फ ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट का लॉ बेसिकली है क्या, और जनरली कॉन्ट्रैक्ट के लॉ में कॉमन टर्म्स कैसी हैं, और उसके बाद हम क्विकली एक चीज़ आज के लेक्चर में इस्टेब्लिश करेंगे कि फॉर्म्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है। स्टार्ट करेंगे जी। अच्छा मैं सिर्फ एक बात सॉरी हामिद साहब, जी जी आई थिंक आपको ये F5 प्रेस करके ना इसको उस पे ले आइए प्रेजेंटेशन मोड पे। इट इज़ येट टू कम एज अ प्रेजेंटेशन। अभी सॉरी आपको क्या आ रहा है? आई एम सो सॉरी प्रेजेंट, वो अभी मतलब एज अ प्रेजेंटेशन नहीं आ रही, मतलब जो जो स्लाइड है ना वो स्लाइड शो हाँ में नहीं आ रही। अच्छा, अब आप ये मैं वापस क्या कर कह रहे मैं इसको नहीं नहीं, ओनली ओनली स्लाइड यहाँ से, यस यहाँ से ये प्रेस कर दें फ्रॉम बिगिनिंग, आई थिंक वो हो जाएगा जहाँ लिखा हुआ है ना फ्रॉम बिगिनिंग। जी जी अब आ गया जी। जस्ट गिव इट लाइक 1 मिनट। तनवीर साहब, जी वो हामिद साहब, बॉटम राइट पे जहाँ पे जूम का आइकन है ना, उसके साथ है एक नीचे ये पे, जहाँ 69 के बिल्कुल साथ आइकन है, उसको आप क्लिक करें प्लीज। जहाँ पे जूम लिखा हुआ है 69%, उसके बिल्कुल साथ आइकन है। सर एक जूम किस जगह लिखा हुआ है? सॉरी 16 बॉटम बॉटम राइट पे आपकी स्क्रीन में जूम लिखी हुई है परसेंटेज 69%, उसके बिल्कुल साथ आइकन है। उसके साथ हाँ ये है ठीक, स्लाइड शो का जो कह रहे हैं। जी इसी को आप प्रेस करें प्लीज। अब आ गया जी। बाबर साहब ये या मेरे पास तो आ गया है, आप लोगों के पास है? मेरे ख्याल में शायद इंटरनेट की वजह से थोड़ा है, एनीवे आई थिंक वी आपको आवाज़ तो इट क्लियर आ मूव्स टू रही द है? नेक्स्ट। जी जी, आई वाज एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली। अच्छा चलिए जी फिर क्विकली ओके, शुरू लेट्स करते हैं। लेट्स स्टार्ट। या मेरा ख्याल है शायद कुछ थोड़ा सा शायद इशू है इंटरनेट का या क्या है, इंटरनेट बट का डिले है बस, जस्ट ओके। अच्छा चलिए विल स्टार्ट करते हैं जी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या चीज़ है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, आपको अक्सर किताबों में भी मिल जाएगी। ए कॉन्ट्रैक्ट इज ए लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब इस डेफिनेशन में ना दो तीन जो बड़े कैची वर्ड्स है ना, पहली लाइन में हम कहते हैं लीगली बाइंडिंग और विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एक ऐसी चीज़ है जो आप करते हैं विद द इंटेंशन कि अगर आप उसको इन्फोर्स कराना चाहें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स हो जाए। और दूसरी जो वेरी क्विकली अगर उस पर कोई है ना, तो उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट हैं जिसको हम आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। मेजर जो एलिमेंट्स हैं ना, ये तकरीबन तमाम जुरिस्डिक्शंस के अंदर है। तमाम जुरिस्डिक्शन से मुराद तकरीबन दुनिया के तमाम जो सिस्टम है ना, वो इन बेसिक एलिमेंट्स को किसी ना किसी फॉर्म में एड्रेस करते हैं। तो ये बेसिकली जो मैंने 6-7 लिखे हैं, एक तो ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ताहम किसी जुरिस्डिक्शन में कम भी हो सकते हैं, किसी में शायद इससे ज़्यादा हो, मगर ये तकरीबन कॉमन है। और इसमें एक एलिमेंट है इंटेंशन एग्रीमेंट का, देन वी हैव इंटेंशन, उसके बाद कंसिडरेशन, कैपेसिटी, कॉन्सेंट, लीगैलिटी ऑफ फॉर्म एंड लीगैलिटी ऑफ पर्पस। सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि एग्रीमेंट क्या होता है। देखिए एग्रीमेंट की दो बेसिकली कह ले दो चीज़ें होती हैं कि देयर इज एन ऑफर एंड दैट ऑफर हैज बीन एक्सेप्ट। जब ये एक्सेप्ट हो जाती है तो ये एग्रीमेंट बन जाता है। दूसरी चीज़ सॉरी हामिद इसके साहब फॉर इंटरप्शन, स्लाइड जो है वो मूव नहीं हो रही हमारी उस पे, तो आई थिंक उसको आप स्लाइड शो की बजाय आप नॉर्मल उसके कांटेक्ट में ले आइए, शायद मे बी इट विल वर्क देन। अच्छा सो चल सॉरी फॉर एक दिस। नहीं, दैट्स ओके सर, दैट्स ओके। आवाज़ में तो इशू कोई नहीं आ रहा? नहीं 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 सर, आवाज इज परफेक्ट। अच्छा अच्छा एक मिनट। सर ये अब आपको नज़र आ गई मेरी स्क्रीन? जी बिल्कुल सर, अभी अभी मूव हो रही ओके, है, आई थिंक इट्स ओके। मेरे ख्याल है इस फॉर्म को रहने देते हैं इस तरह ही, शायद जी आसानी जी से हो। ओके जी जी तो बिल्कुल। जो और मेरी तस्वीर तो आ रही है कि नहीं?
उसका जी बिल्कुल सर, आपकी तस्वीर भी आ अच्छा ठीक है सर, चले। अच्छा अगर कोई बीच में हो तो काइंडली मुझे बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग भी कर देंगे। तो अग्रीमेंट से स्टार्ट करते हैं। एग्रीमेंट की बेसिकली दो एलिमेंट है ना, एक है कि एक देयर इज एन ऑफर एंड दैट ऑफर हैज बीन एक्सेप्टेड। दूसरी चीज इसमें ये कि जो ये चीजें बड़ी क्लियर हो, बोथ मस्ट बी क्लियर, बोथ से मुराद ऑफर भी क्लियर हो और उसकी एक्सेप्टेंस भी क्लियर हो, कंप्लीट एंड अनकंडीशनल। दे कैन बी इन राइटिंग, परचेज ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। दे कैन बी ओरल, किसी आप ऑक्शन पे चले जाते हैं। एंड दे कैन बी इम्प्लाइड बाई कॉन्डक्ट, जैसे आप किसी बड़े स्टोर में चले जाए ना, तो वहाँ पे जब आप चेकआउट पे जाते हैं तो बेसिकली आपको कोई इश्तिहार नहीं लगा होता, मगर आपकी अंडरस्टैंडिंग यही दोनों पार्टीज़ की होती है कि उन्होंने जो रैक्स में चीज़ें रखी हुई हैं ग्रॉसरी की या किसी भी चीज़ की, आपने वहाँ से उठाई तो दैट वाज एन ऑफर, और आपने उसको एक्सेप्ट किया तो आपने उसके पैसे दे दिए। अच्छा, इसके ना सबसे नीचे एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक केस था। मैं वैसे आपको बाय कॉन्टेक्स्ट ये बताना चाहता हूँ कि लॉ, कॉमन लॉ ना ज़्यादातर इंग्लैंड ने ही डेवलप किया, और पाकिस्तान, इंडिया और ये जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज है ना, इस पर जब हुकूमत थी अंग्रेज़ों की तो बेसिकली लॉ उन्हीं के थे ना। तो इवन आज का पाकिस्तानी लॉ भी जो है ना अपनी रूट्स वहीं से ड्राइव करता है। उस कॉन्ट्रैक्ट लॉ की अगर मैं बात करूँ तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ है 1872 का, तो वो भी बेसिकली इंग्लैंड के से खासी ही इंस्पायर्ड है, और लॉ भी वही है और केस लॉ उसके अकॉर्डिंगली डेवलप हुआ हुआ है। तो जो लॉ के अंदर बेसिक एलिमेंट्स है ना वो तकरीबन सिमिलर हैं अक्रॉस दी कॉमनवेल्थ ज्यूरिसडिक्शन। अच्छा, अब ये जो अग्रीमेंट की मिसाल है ना, इसमें एक इंटरेस्टिंग केस है ना। केस लॉ बेसिकली एडवांस करते हैं इस बॉडी ऑफ नॉलेज को। ये बड़ा पुराना केस लॉ है या सेमिनल केस लॉ था अग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर ना। ये था कार्नेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। मैं अब सिर्फ आपको इसके मुख्तसर सा बताता हूँ कि व्हाट वाज दिस केस अबाउट और हाउ इट हैज एड्रेस्ड द एलिमेंट ऑफ अग्रीमेंट। कार्बोलिक स्मोक बॉल जो थे ना, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जिसके बारे में उनका ये दावा था, ये आज से तकरीबन 100 साल पुराना केस है। उन्होंने ये बनाया कि जो बंदा इस चीज़ को इस्तेमाल कर लेगा ना, उसको ठंड और ये नज़ला ज़ुकाम और ये कुछ नहीं होगा। और अकॉर्डिंगली उन्होंने इसका एक इश्तिहार बनाया और इश्तिहार चिपका दिया, और साथ में उन्होंने ये लिखा कि अगर कोई बंदा इसको हमारी दी हुई हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करेगा और अगर उसको फिर भी सर्दी या ज़ुकाम लग गया तो वो जो है ना हमसे 100 पाउंड्स ले ले, हम उसको 100 पाउंड कॉम्पनसेट करेंगे। और उन्होंने अपनी सीरियसनेस को शो करने के लिए ये जो है उन्होंने साथ में ये भी लिख दिया कि हमने 1000 पाउंड इस मद में एलियंस बैंक में जमा करवा दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि कार्नेल ने ये बॉटल खरीदी और उन्होंने ना जो है ना इसकी अकॉर्डिंगली इस्तेमाल किया, मगर उसके बावजूद जब सर्दी आई उसको सर्दी भी आई और वो मेरा ख्याल है वो खातून थी, वो बीमार हो गई। तो जब वो बीमार हो गई तो इनका दावा झूठा हो गया। उसने इनसे इनाम मांगा 100 पाउंड का या कॉम्पनसेशन मांगी, तो इन्होंने उससे इनकार कर दिया। उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। जब कोर्ट में केस किया तो इन्होंने ये आर्ग्यूमेंट लेके आए कि जनाब वो एक एडवर्टीजमेंट प्रीटी मच बड़ी पफी किस्म की एडवर्टीजमेंट थी, और दूसरा उस एडवर्टीजमेंट में कहीं भी हमारी इंटेंशन कोई कॉन्ट्रैक्ट की नहीं थी कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट कायम करें। और तीसरी बात यह कि हम तो इन लोगों को जानते भी नहीं है और ना ही इसकी कोई हमारी कोई सीरियसनेस थी नहीं, और इसकी जो टर्म्स थी वो बड़ी वेग थी। जब कोर्ट ने इसका फैसला लिखा ना तो उन्होंने कहा जी कि पहली बात तो ये है कि आपने जो 100 पाउंड्स का इनाम रखा था, तो और दूसरी बात ये है कि आपने जो 1000 पाउंड जमा कराए थे वो इस चीज़ के लिए काफ़ी थे कि देयर वाज एन ऑफर, और एक्सेप्टेंस उसी वक्त होती थी जब इन चीज़ों को देख के कोई बंदा आपकी बोतल खरीद लेता। सो एज सच देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, और आप उसकी जो टर्म थी वो आपने फुलफिल नहीं की। तो जो कार्नेल को ना 100 पाउंड्स अवार्ड किए थे कोर्ट ने। सो ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ किस तरह चलता है। आगे चलते हैं जी। इंटेंशन बेसिकली लॉ ये रिक्वायर करता है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ने टेक प्लेस करना है, देयर मस्ट बी अ विलिंगनेस एंड नॉलेज ऑन बोथ साइड्स दैट दे आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एग्जांपल इसकी क्या है कि टू पीपल अरेंज टू गो आउट फॉर अ डिनर, इफ वन डजंट टर्न अप कैन द अदर वन सू। अब देखिए दो दोस्त अगर एक दूसरे को दावत देते हैं ना कि भाई शाम को खाना खाते हैं कहीं चल के, तो हो सकता है कि उनमें से एक बंदा ना आ सके।
अब अगर एक बंदा नहीं आता तो दूसरा बंदा क्या उस पर डैमेजेस फाइल कर देगा? नहीं कर सकता है। इसलिए कि जब उन्होंने एग्रीमेंट किया था उस वक्त उनकी इंटेंशन नहीं थी कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। उनकी इंटेंशन बेसिकली ये थी कि एक एग्रीमेंट है और हम मिलजुल के जाएंगे और खाना खाएंगे। अच्छा, इस पर्टिकुलर जो इंटेंशन है ना, इसके मामले में जो सेमिनल केस है ये है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर। मैं जब इसको ये केस जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा भी काफ़ी सारे केसेस हैं, मगर ये वो केसेस है ना जिन्होंने बड़ी शोहरत हासिल की इस कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर, और उन्होंने काफ़ी हद तक ना कॉन्ट्रैक्ट के लॉ को सेटल किया इन टर्म्स के अंदर। सो बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर में ये होता है कि मिस्टर एंड मिसेस, चूंकि सरनेम एक है तो ये मियाँ बीवी का केस है ना, ये दोनों रहते होते हैं सिलोन में, श्रीलंका में ना, तो ये सैर पे चले जाते हैं इंग्लैंड। अब जब ये इंग्लैंड जाते हैं, कुछ अर्सा वहाँ छुट्टियां गुजारते हैं, तो वापस की तैयारी होती है। जो मिसेस बैल्फर होती है ना, वो बीमार हो जाती है। जब वो डॉक्टर से जाके मिलती है मिसेस बैल्फर, तो वो उसको डॉक्टर जी कहता है कि अभी फिलहाल आप आराम करें और आप बहरी सफ़र के काबिल नहीं हैं। खैर, क्योंकि मिस्टर बैल्फर को जाना होता है श्रीलंका, उनका कोई जॉब या काम या बिजनेस होता है, तो वो उनको ना इंग्लैंड छोड़ के जाता है, और जाते हुए उसको कहता है कि मैं आपको ना 30 पाउंड्स जो है ना वो मैं आपको दूंगा एज मेंटेनेंस, या आपका खर्चा महीने का, या कुछ इस तरह ना। खैर, कुछ अर्सा गुजरता है तो उन दोनों के आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है या नहीं होती, तो जो मिस्टर बैल्फोर है ना, ये उसको 30 पाउंड भेजना बंद कर देते हैं। तो जो मिसेस बैल्फोर है ना, ये लॉर्ड एटकिंस बड़े मशहूर जज रहे हैं इंग्लैंड के ना, तो उनकी अदालत में इसने अपने शोहर के खिलाफ मेंटेनेंस का मुकदमा कर दिया कि इसने मुझे 30 पाउंड की कमिटमेंट की थी और इन्होंने जो है ना मुझे फिर उसके बाद देने बंद कर दिए, तो ये डैमेजेस के तौर पे इसको ऑर्डर किया जाए कि मुझे ये रिकवरी करें। लॉर्ड एटकिंस ने जब इसका फैसला लिखा ना, तो उन्होंने बेसिकली इंटेंशन के कॉन्सेप्ट को बड़ा क्लियर किया इस केस के अंदर, और उन्होंने अल्टीमेटली ये कहा कि लोगों के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं जो लोग एग्री करते हैं, मतलब एज अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, दोस्तों के बीच में, कॉलीग्स के बीच में, मियाँ बीवी के बीच में, मगर उनमें से कभी भी किसी का मकसद ये नहीं होता कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं। तो जब मियाँ ने बीवी को कहा कि मैं आपको 30 पाउंड दूंगा, तो बेसिकली उसने अपनी एक, दोनों ने मिलकर कहा कि ये 30 पाउंड हम देंगे, दिस वाज एन एग्रीमेंट, मगर कहीं भी उनकी इंटेंशन ये नहीं थी कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। तो जब तक आप किसी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं करते और क्लियरली आप ये इंटेंशन शो नहीं करते कि हम चाहते हैं कि हमारा ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, तो जो इंटेंशन का एलिमेंट है वो सेटिस्फाइड नहीं होता। सो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हुए बड़ा ज़रूरी है कि पार्टीज की इंटेंशन बड़ी क्लियर हो। मिसेस बाल्फोर का ये क्लेम कोर्ट ने रिजेक्ट डिसमिस कर दिया था जी। आगे आगे जी कॉन्सेप्ट है कंसिडरेशन का। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का बेसिक मकसद होता है एक्सचेंज, व्हाट वन पार्टी गिव्स टू द अदर पार्टी। अच्छा, अब इसका बड़ा सिंपली मैं आपको बताऊं, जब भी एक बंदा एक कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, दैट इज फॉर सर्विसेज और फॉर गुड्स और फॉर वर्क्स और व्हाटएवर, सेल परचेज, कुछ भी, जो चीज सबसे ज्यादा कोर्ट्स ने कंसिडर की है ना, या कॉन्ट्रैक्ट में या पेमेंट में या गिफ्ट में फर्क किया ना, दैट इज कंसिडरेशन काइंड ऑफ, कि भाई आपको इसकी एक्सचेंज में क्या मिल रहा है। देयर इज नो फ्री लंच। आप अगर किसी का काम करते हैं तो आपको सैलरी मिल रही है, अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको पेमेंट मिल रही है। तो ये वैसे ही है जैसे मैरी बाइज अ कार फ्रॉम टॉम, 14,000 पाउंड की, मैरी गेट्स अ कार, टॉम गेट्स द मनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का एक एलिमेंट है। देखिए, जब भी जहाँ पे भी कोर्ट के केसेस होते हैं ना, किसी भी स्टेज पे मिसाल के तौर पे दोनों पार्टीज कहती है, एक कहता है कि मेरा राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है और दूसरा ये कहता है कि भाई मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो अमूमन कोर्ट्स देखती हैं वो ये कि वाज देयर एनी कंसिडरेशन, को पैसा भी इसमें इन्वॉल्व था या नहीं था। अब इसके अंदर ना एक बड़ा मजेदार केस है, और दैट इज कॉल्ड चिनैया वर्सेस रमैया। ये इंडिया का केस है, और प्रिटी मच इसने जो है ना इस चीज को सेटल किया है, इस कंसिडरेशन और साथ में प्रिविटी के कॉन्सेप्ट को भी। प्रिविटी कहते हैं उसको कि अगर मेरा और फॉर एग्जांपल बाबर साहब का अग्रीमेंट होता है ना, तो हमें कोई तीसरा बंदा इस कॉन्ट्रैक्ट में सू नहीं कर सकता, क्योंकि उसका हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोई नहीं। अच्छा, चिनैया वर्सेस रमैया में क्या होता है, चिनैया एक बूढ़ी औरत होती है, और वो अपनी जो बेटी होती है उसके नाम एक स्टेट कर देती है।
ठीक है, और बेटी का नाम होता है रमैया, सॉरी उनकी शायद बहन का नाम रमैया होता है, तो मुझे एग्जैक्टली ये याद नहीं, पर केस में आपसे शेयर करता हूँ। उसमें जो बूढ़ी औरत होती है ना, वो अपनी बेटी के नाम एक स्टेट गिफ्ट करती है, और बेटी उनको एक डीड लिख के देती है गिफ्ट की कि जनाब मैं ये स्टेट अपनी बेटी के नाम कर रही हूँ, अंडर दी कंसिडरेशन कि वो एक उनकी एक बहन होती है ओल्ड लेडी की, शायद उसका नाम से नया होता है, जो इस लड़की की खाला होती है, तो वो उसको 653 रुपीज एज एन्युटी पे करेगी। तो जब बेटी को जो रमैया होती है उसको ये स्टेट ट्रांसफर हो जाती है, तो कुछ अर्से के बाद उनकी बहन उनको कहती है कि भाई अब आप जो है ना मुझे जो जैसे आपको ये गिफ्ट मिला है, तो आप इसके जो 653 रुपीज़ हैं एज एन एन्युटी वो मुझे दो। तो जो रमैया होती है वो कहती है खाला जान मेरा तो आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो मेरा आपका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं, मुझे तो अपनी माँ से ये गिफ्ट मिला है, जब मुझे गिफ्ट मिला है आप तो उसमें कहीं पार्टी नहीं है, स्टेट मेरी माँ की थी उसने मुझे दे दी, तो मैं आपको 653 रुपये क्यों दूं? अब अंदाजा करें आज से तकरीबन शायद 100 साल पहले 653 रुपये खासी बड़ी अमाउंट होगी। ये केस चलता रहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना वो बेसिकली डिसाइड किया कि ये सारी गिफ्ट डीड की जो कंसिडरेशन थी ना वो ये थी कि 653। हाँ, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट रमैया लेके आया था वो था प्रिविटी का, कि भाई मुझे गिफ्ट अपनी माँ से मिला है और मेरा और मेरी खाला का आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो बेसिकली 653 की पेमेंट मैंने नहीं करनी। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि जो गिफ्ट की डीड थी ना वो इस कंसिडरेशन पे आपको मिली थी रमैया को, कि आप अपनी खाला को एन्युटी पे करेगी 653 रुपीज। तो अब ये एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक कंसिडरेशन है, और एज पर द टर्म ऑफ द गिफ्ट डीड अब आपने ये पेमेंट करनी है। और ये एक सेमिनल केस था इस मैटर के अंदर। आगे जो एलिमेंट है ना जी वो कैपेसिटी का इशू है कि कैपेसिटी क्या होती है। कैपेसिटी से बेसिकली मुराद ये है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना वो लीगली इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सके। अब इसके ना हमारे इंडस्ट्री के अंदर दो एक मतलब है, एक तो कैपेसिटी से मुराद ये है कि जो बंदा आपकी कंपनी के बिहाफ पे बिड कर रहा है वो ऑथराइज होना चाहिए, वो लीगली केपेबल होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो बंदा आपकी कंपनी के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को साइन करता है उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी जगह डॉक्यूमेंट को वैल्यूएट कर रहे हैं तो कैपेसिटी के एलिमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरे बंदे से अथॉरिटी ज़रूर पूछें कि भाई आपको किसने ऑथराइज किया है कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, या आप किस अथॉरिटी के साथ कंपनी के बिहाफ पे ये बिड भर रहे हैं। दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है ना वो ये कि ही जो बंदा है वो शुड नॉट बी अंडर एज। अंडर एज का कॉमन क्राइटेरिया तकरीबन पूरी दुनिया में ही है, वो 18 साल से कम ना हो, ल्यूनेटिक ना, ल्यूनेटिक कहते हैं मखबूतुल हवास को, जिसका ज़हनी तवाज़ुन काइंड ऑफ ठीक ना हो, और तीसरा इसका जो है ना वो ये है कि वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो अपनी उस कंपनी का। अगला इसका जो एलिमेंट है ना जी कैपेसिटी के बाद वो कॉन्सेंट है। कॉन्सेंट बेसिकली ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है ना दोनों पार्टीज ने अपनी मर्जी से किया हो और उन पे कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना हुआ हो, वो किसी प्रेशर के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट ना कर रहे हो, और बोथ पार्टीज एग्री कर रही हो कि जो भी टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा, हमारा अगर आप पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें ना तो उसमें कॉन्सेंट के बाबत 2-3 सेक्शंस है। कॉन्सेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, फ्री कॉन्सेंट का क्या है, फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस को, कोर्शन को बड़ा क्लियरली जो सेक्शन 14, 15, 16, 17 इसके अंदर जो है ना बड़ी एक्सप्रेसली जो है ना एक्ट बयान करता है। तो कॉन्सेंट का बहरहाल एक कलीदी किरदार है, और अगर आप कोर्ट में जाए ना और कहें कि जनाब ये मेरे से कॉन्ट्रैक्ट अनड्यू इन्फ्लुएंस के तहत लिया गया है, तो जनरली कोर्ट्स की पोजीशन जो जनरली स्पीकिंग कि जो पार्टी होती है ना इन पोजीशन ऑफ पावर, उसको साबित करना होता है कि हमने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। अच्छा, आगे चल के लीगैलिटी ऑफ पर्पस से क्या मुराद है? लीगैलिटी ऑफ पर्पस से मुराद ये है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी लीगल पर्पस के लिए नहीं है और उसका कोई एलिमेंट इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो वॉइड होगा।
मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको एक एग्जांपल 2-3 दे सकूं, अगर किसी जुरिस्डिक्शन में ना मिसाल के तौर पे जैसे आप यूँ समझ लीजिए कि जैसे अल्कोहल है, अब यूरोप में अल्कोहल को बेचना खरीदना प्रॉब्लम नहीं है, मगर बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना जो इस जुरिस्डिक्शन में इलीगल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो नहीं चल सकता। तो ये भी इंश्योर करना पड़ता है। हेलो जी, ये भी इंश्योर करना पड़ता है पार्टीज को कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है ना इस कॉन्ट्रैक्ट का, वो कोई भी किसी भी एप्लीकेबल लॉ को ब्रेक ना करे। मिसाल के तौर पे एग्रीमेंट्स टू कमिट अ क्राइम विल नॉट बी अपहेल्ड इन द कोर्ट। मतलब अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जिसके तहत मिसाल के तौर पे कोई बंदा एग्रीमेंट का कोई भी ऐसा एग्रीमेंट करे जो उस जुरिस्डिक्शन में अलाउड नहीं है, तो वो कोर्ट्स उसको अपहेल्ड नहीं करते, और ये अक्रॉस द बोर्ड है। लीगैलिटी ऑफ फॉर्म से मुराद ये है कि अगर आपकी जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा कानून मौजूद है, हाँ कोई जनरल लॉ है या कोई स्पेशल लॉ है, जो आपको रिक्वायर करता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसी खास शक्ल में हो, तो आपको उसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दूँ ना, तो पाकिस्तान में जनरली ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स कोर्ट्स एक्सेप्ट करती हैं, मगर गो कि उसको साबित करने का क्राइटेरिया मुख्तलिफ है। मगर अनटिल अनलेस कि अगर आपके पास ये ज़मीन के इंतकाल का जैसे मैटर है, अब ये ओरल नहीं हो सकता, ये इंतकाल आपका सरकार के कागज़ों में रिटन ही होगा। मगर अगर फॉर एग्जांपल कोई और कॉन्ट्रैक्ट है जो आप ओरल करते हैं और लॉ उसको अलाउ करता है, तो हो सकता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स में ना पर्टिकुलरली अगर मैं स्पेशल लॉ की बात करूं, तो हमारे पाकिस्तान में पेपरा का लॉ है ना, वो बेसिकली एक स्पेशल लॉ है, और वो ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को साइन होना होता है। जनरली लीगैलिटी ऑफ फॉर्म से ये जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है, must be in writing, sale of property should be in writing, insurance policy है that should be in writing। मगर अगर आप फॉर एग्जांपल किसी गांव में चले जाएं और गांव में किसी बंदे की भैंसें हैं और वो महीने का दूध सप्लाई करता है, तो दैट नीड नॉट टू बी रजिस्टर्ड इन द कोर्ट। या आप दुकानदार के पास चले जाते हैं और उससे कुछ 2-4 किलो आटा ले लेते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लेते हैं, तो वो आपका एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो पाकिस्तान का लॉ है ना, और प्रीटी मच इंडिया का, और ये जितने भी हमारे इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनका भी तकरीबन लॉ यही है। ये जो सब्सटेंटिव लॉ है ना, ये कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कोई बहुत ज़्यादा इनमें तब्दीलियाँ नहीं आई। तो पाकिस्तान में जो लॉ है वो है 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक, एक्ट वो सारी प्रोविजंस को डिफाइन करता है जो बेसिकली इस कॉन्ट्रैक्ट के एक्ट के तहत, मतलब जितनी भी हमने शुरू में बात की कि एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैं, पर्पस है, परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया हैं, डैमेजेस का कॉन्सेप्ट क्या है, बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है, एजेंसी प्रिंसिपल्स, मतलब कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर जितने भी बड़े बड़े उसके एलिमेंट्स हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको किसी ना किसी तरह ऑब्लिगेशंस की टर्म में एड्रेस करता है। अब जब एक किसी भी मुल्क में या किसी भी जुरिस्डिक्शन के अंदर कोई एक स्पेशल लॉ मौजूद हो, तो वो उसकी जो क्लॉजेज होती है ना, वो बाकी हर चीज़ को कवर कर रही होती है। मैं इसकी मिसाल अगर आपको छोटी सी दे दूँ ना, कि जो हमारे दोस्त पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया में या बाकी मिडल ईस्ट के ऐसे मुल्कों में जहाँ पे इंटरेस्ट या रिबा हराम है और कमर्शियल ट्रांजेक्शन में नहीं आता, वहाँ पे आप 10 दफ़ा अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में डाल लेना कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट होगी, वो वॉइड हो जाएगी, वो नहीं अप्लाई हो सकती। उसकी वजह बेसिकली क्या होगी कि जो गवर्निंग लॉ है ना उस मुल्क का, वो इसको अलाउ नहीं करता। अच्छा, अब इस सारी डिस्कशन के बाद ना, ये एक बिल्कुल छोटी सी एक केस स्टडी है। ये केस स्टडी मैंने सिर्फ और सिर्फ जब लिखी थी तो ये सोच के लिखी थी कि ये मतलब हमारे पाकिस्तान के एनवायरनमेंट के हिसाब में जेन में रख के लिखी थी, मगर शायद बाकी जुरिस्डिक्शंस में भी रिलेट हो जाए। मिसाल के तौर पे जैसे अब है ना, मतलब पीएम ऑफिस जो है वो एक डायरेक्टिव इशू करता है कि एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, और कोई भी इदारा जो है वो इसकी बाबत ये कह देता है
कि भाई नेसेसिटी पीएम का डायरेक्टिव आ गया है और वो उसके डायरेक्टिव के ऊपर ना प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस को शुरू कर देता है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो पब्लिकली अनाउंस कर देते हैं कि एक रोड प्रोजेक्ट बनेगा, बिडिंग हो जाती है, अब लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस लोएस्ट बिडर को इशू होता है और वो कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज हो जाता है अकॉर्डिंगली। इन द मेन टाइम क्या होता है जी, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और तो प्लानिंग कमीशन जो है ना और वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इशू नहीं करता। लेकिन हर मुल्क में ना ये एक प्रोसेस का हिस्सा है कि फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है किसी भी कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट या किसी भी चीज़ के लिए, जब जिसमें फंड्स गवर्नमेंट दे रही होती है वो फाइनेंस से आ रहे होते हैं और फाइनेंस वहीं पे फंड देता है जहाँ पे उनके प्लानिंग का जो डिपार्टमेंट है वो जिस प्रोजेक्ट को रेटिफाई करता है। सो दैट पर्टिकुलर रेटिफिकेशन या अप्रूवल उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कहते हैं और उस अप्रूवल के ऊपर फंड्स रिलीज होते हैं। अच्छा, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं मिली, जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं आई तो जो एम्प्लॉयर था ना उसने इस प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट को साइन ही नहीं किया, मतलब उन्होंने परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ले ली, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर दिया, मगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया और कॉन्ट्रैक्टर जो है ना वो बेसिकली इस आस में मोबिलाइज भी हो चुका था। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर है ना उसने एम्प्लॉयर को लिखना शुरू कर दिया कि आप जो है ना जो आप जो है ये करें, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करें और मुझे अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट इशू करें और लेटर ऑफ कमेंसमेंट दें और सारी चीज़ें दें। तो कुछ अर्सा गुजरा, एम्प्लॉयर ने कोई जवाब नहीं दिया, एम्प्लॉयर के पास क्या जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद उसने अपने ना आइडलिंग का एक केस बनाना शुरू कर दिया कि भाई मैं यहाँ मेरी मशीनरी आइडल है और ऐसे है और वैसे है फलां। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है अगर आप बेसिकली इंचार्ज हो तो आप यहाँ से क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे, और दूसरा बेसिक ये एम्प्लॉयर के लिए क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन आप सजेस्ट करेंगे, और दूसरा बेसिकली ये है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है क्या आप समझते हैं कि वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है इस बेसिस पे जबकि कॉन्ट्रैक्टर भी साइन ही नहीं हुआ हो। ये एक सवाल है जो जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, काइंडली इसको, खा आप एम्प्लॉयर के साथ हैं, खा आप कॉन्ट्रैक्टर के साथ हैं, खा आप कंसल्टेंट के लिए काम करते हैं या आपका एक इंडिपेंडेंट रोल है, ये बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं। ये दोनों में ना आप अपने पोजीशन को ज़रा दूसरों के शूज़ में आके सोचें। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं तो क्या आपकी इंटाइटलमेंट बन सकती है, और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो ऐसी सूरत में आप इससे वरी नहीं होंगे कि कॉन्ट्रैक्टर आप पे क्लेम करेगा, या आप इससे वरी नहीं होंगे कि भाई मैं क्या करूं, इसको ख़त्म कर दूं ना करूं, या कहाँ इसको टर्मिनेट कर दूं वगैरह वगैरह। अब एग्जैक्टली यही सवाल है, और इसका अब देखें, अब हम आगे चलते हैं। मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बात की ना, सेक्शन 7 जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कहता है कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। अब अगर आप ये रिकॉल करें ना इस कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले शेयर किया था, वो कॉन्सेप्ट था कि देयर इज एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब वो कहता है जी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट, और वो लॉ ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, वन। और सब सेक्शन 2 क्या कहता है, दैट इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर unless the proposal prescribes the manner in which it is to be accepted। ये है लॉ। अच्छा, अब आगे चल के क्या हुआ कि एक किसी सिमिलर केस पे जो है ना एक जो केस लॉ है, ये PLD 2006 कराची 523 जस्टिस खिलजी असर आरिफ जो लेटर में है एलिवेट हुए थे सुप्रीम कोर्ट में भी, जब कराची में से उन्होंने एक फैसला लिखा था और उन्होंने लिखा था कि इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल विद अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट the acceptance of the proposal must be absolute and unqualified। अब ये इसको दोबारा इसको मैं आपके लिए पढ़ देता हूं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को जरा क्लियर कर लें कि जब हम कहते हैं ना टेंडर हमने फ्लोट किया, तो वो टेंडर बेसिकली एक ऑफर होती है, उसके अगेंस्ट में जब अपने रेट भर के अपनी एक्सेप्ट देता है
और आप उस पर फिर लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस इशू कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जब ये दो एलिमेंट फुलफिल हो जाएंगे तो आपका एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब जब दोबारा इसी में जो पार्ट 2 था इसी केस स्टडी में, वो ये था कि जब दोबारा गवर्नमेंट चेंज हुई तो दोबारा उन्होंने एम्प्लॉयर को इंस्ट्रक्ट किया कि आप इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। अब क्या होगा कि एम्प्लॉयर को एस्केलेशन भी पे करनी पड़नी है 2018 से, और आइडलिंग के क्लेम भी देने पड़ने हैं, और ओवरहेड्स भी देने पड़े हैं, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है, इंश्योरेंसेज हैं, और वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ये बड़ा एक ब्रीफ सा यहाँ तक एक आपको इंट्रोडक्शन थी कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक एलिमेंट्स क्या हैं, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, और जो हमारा लॉ है वो बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, और वो गवर्न करता है हमारे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को। कोई हमारी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉज ऐसी नहीं हो सकती जो हमारे गवर्निंग लॉ को मतलब उसको वायलेट करे या उसकी फोर वॉल से बाहर जाए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि जिस पे हम अभी फोकस कर रहे हैं, दैट इज अ टिपिकल बीओक्यू या एड मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट या मेजरमेंट ओनली कॉन्ट्रैक्ट, आप इसको जो भी कहें। और मेरा ख्याल है ये एक प्रोजेक्ट डिलीवरी मॉडल है जिससे तकरीबन तमाम ही हमारे दोस्त वाकिफ़ हैं, किसी न किसी कैपेसिटी में इस मॉडल में वो काम भी करते हैं। अब इसमें बेसिकली जो चीज़ देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर ने एक कंसल्टेंट को हायर किया फॉर द पर्पज ऑफ डिज़ाइन। उसने डिज़ाइन तैयार किया और वापस एम्प्लॉयर को दे दिया। एम्प्लॉयर ने इसके ऊपर एक टेंडर किया, टेंडर करके उसने कॉन्ट्रैक्टर आए और कॉन्ट्रैक्टर ने उस पर बिड भरी, कॉन्ट्रैक्टर सेलेक्ट हो गया, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो कॉन्ट्रैक्टर ने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। आगे एम्प्लॉयर ने अपने सेटिस्फैक्शन के लिए किया कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक सुपरवाइजरी कंसल्टेंट को अपॉइंट कर दिया। ये एक टिपिकल मॉडल है, टिपिकल मॉडल है। अच्छा, अब एक दूसरा मॉडल है। वैसे इस तरह के काफ़ी सारे मॉडल्स हैं ना, ईपीसी है, ईपीसीएम है, फीड फ्रंट एंड अर्ली डिज़ाइन है, एलायंस का कॉन्सेप्ट है, कोलैबोरेटिव मॉडलिंग के काफ़ी सारे हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये हुआ जी कि ये टिपिकल ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है। अब ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक एम्प्लॉयर है, उसने अपनी सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे एक मेन कॉन्ट्रैक्टर हायर किया, और कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी ये लगा दी कि भाई वो खुद ही डिज़ाइन करेगा, डिटेल डिज़ाइन करेगा, और जब डिज़ाइन उसके पास आ जाएगा तो वो उस पर कंस्ट्रक्शन कर देगा। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूँ ना, मिसाल के तौर पे आप में से जिन दोस्तों ने मतलब आप लोगों को मौका मिले अपने घर बनाने का ना, तो आप ये देखें कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप ने नक्शा किसी आर्किटेक्ट से बनवा लिया, अपने किसी दोस्त से बनवा लिया, और उसके बाद आपने ठेकेदार को वो नक्शा दिया कि भाई इस नक्शे को देख के मेरा घर बना दो। तो ये अगर आपने इस मॉडल पे गए तो ये आपका वो बीओक्यू मॉडल है कि आप यहाँ पे खुद एम्प्लॉयर हैं, आपने अपने किसी दोस्त से, किसी आर्किटेक्ट से एक नक्शा बनाया, या कोई डिज़ाइन आपको दुबई में पसंद आया, आप फोटो ले आए और उसके अकॉर्डिंगली आपने बना दिया। तो नक्शा आपने तैयार किया और उसके बाद आपने एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया कि भाई इस नक्शे के ऊपर ये बिल्डिंग बना दो, आपका घर बना दो। ऑन कॉन्ट्ररी ये हुआ कि भाई आपने एक फर्म के अंदर गए, उसके पास एक आर्किटेक्ट था, आपने वहाँ से उसको अपनी रिक्वायरमेंट बताई कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसने इस आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ना वो एक नक्शा बनाया, और साथ ही उसने कहा जी कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन भी आपको कर देते हैं। तो ये बड़े लूजली जो है ना ये ईपीसी मॉडल है, जहाँ पे आपको दो लोगों से डील नहीं करना, आपको सिर्फ मेन कॉन्ट्रैक्टर से डील करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कि हमारे बहुत सारे जो कॉलेज है ना जो कंस्ट्रक्शन के साथ वाबस्ता है, जो तो लोग हैं ना रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, देखिए रोड कंस्ट्रक्शन सेक्टर ना इर्रिस्पेक्टिव कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें काम है, मगर एट द एंड ऑफ द डे ना एक टिपिकल कॉन्ट्रैक्ट में आइटम्स बहुत ज़्यादा नहीं होते। 50 आइटम होंगे रोड के, 100 आइटम होंगे, 200 आइटम होंगे।
इसको कंपेयर करें ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई पावर प्लांट, थर्मल पावर लगाना है, कोई फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री लगानी है, आपने कोई एयरपोर्ट बनाना है, आपने कोई और पोर्ट बनाना है, कोई ऑफशोर आप कोई काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम्स है ना वो हज़ारों में हो। आपने कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसमें भी बहुत सारे आइटम होते हैं। सो ऐसी सूरत में जो है ना, कई जो ज़्यादा लोग या एम्प्लॉय समझते हैं कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए ताकि उनका जो है ना ये आउटसोर्स कर दें अपने रिस्क को, कि 5-10 बंदों से डील करना और ड्राइंग बनानी और ये सारी चीज़ें, तो वो एक ही कॉन्ट्रैक्टर को या ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं, जिसके ज़िम्मे प्रोक्योरमेंट भी लगा देते हैं और जिसके ज़िम्मे डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन की जिम्मेदारी भी उसको दे देते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये टिपिकल मॉडल, एक चीज़ जो है ना यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियरली इसको ज़हन में बिठा लें। पहले प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मॉडल तैयार किया जाता है और उस मॉडल के ऊपर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले आप फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लें और उसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट डिलीवरी मॉडल डिसाइड करें। मैं इसकी मिसाल इसलिए आपको मतलब ये देना चाहता हूँ कि आपने जब भी अगर एक प्रोजेक्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट करना है तो आपने ये सोचना है कि आपका प्रोजेक्ट डिलीवरी मॉडल क्या होगा। क्या वो एक टिपिकल बीओक्यू या एड मेजरमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा, या क्या वो ईपीसी होगा, क्या वो ईपीसीएम होगा, या जो आपकी ज़रूरत है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि क्या आपके इस प्रोजेक्ट मॉडल को अचीव करने के लिए या प्रोजेक्ट को इस मॉडल पे अचीव करने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म की ज़रूरत है या आपको एक बिस्पोक फॉर्म की ज़रूरत है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली ये स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स या नॉन नेगोशिएटेड प्रोविजंस इन प्री प्रिंटेड फॉर्म। They are sometimes referred to as boiler contracts, contracts of adhesion, take it or leave it contracts. देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आप में से अगर बहुत सारे लोगों को इत्तेफाक हुआ होगा, मतलब से फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में गाड़ी खरीदने के लिए, अब जब आप गाड़ी का एक सौदा करते हैं ना, तो आप कभी भी शायद ही कोई ऐसा हुआ हो कि आप अपने घर से जब निकले हैं तो आप घर से एक कॉन्ट्रैक्ट का ड्राफ्ट लेके निकले। ऑल्टरनेटली होता ये है कि आप गाड़ी का सौदा करते हैं, उसके बाद स्टाम्प लेते हैं और एज नवीस के पास लिखा हुआ एक होता है कि भाई ये गाड़ी है, उसका नंबर है, फलां तारीख से पहले इसमें कोई इशू होगा तो फलां की जिम्मेदारी है और फलां तारीख के बाद फलां की जिम्मेदारी है, और गाड़ी किसी जुर्म में इस्तेमाल नहीं हुई और नकायद से पाक है और उसकी वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो फॉर्म ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको पहले ही पता है कि भाई गाड़ी जब मैं परचेज करूंगा तो उसमें जनरली ये शराइत होंगी। इसकी दूसरी जो एग्जांपल है ना वो ये है, अगर आपने किराए पे मकान लिया हो ना, तो जो किरायानामा होता है ना मालिक मकान की तरफ से, वो भी तकरीबन स्टैंडर्ड होता है कि बिजली गैस के बिल किसने पे करने हैं, किराए में क्या क्या चीज़ शामिल है, मेंटेनेंस किस तरह होगी, टेन्योर क्या होगा। आप लोग अमूमन लोग जो है ना वो अपने घरों से फॉर्म लिख के नहीं लेके जाते, इसलिए कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं उनके पास ये फॉर्म पड़े होते हैं और आपको पता होता है कि ये कॉमन टर्म्स हैं। आप दुबई में हैं तो तकरीबन इसी तरह का फॉर्म होगा, आप किसी और शहर में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी किसी और इसी तरह का कोई ना कोई फॉर्म होगा। सो सिमिलरली जब कंस्ट्रक्शन के अंदर ये फॉर्म इस्तेमाल होते हैं जो स्टैंडर्डाइज फॉर्म्स हैं, तो इसका बेसिक मकसद ये होता है कि पूरी इंडस्ट्री को पता हो व्हाट दे आर गेटिंग। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी को ये कहते हैं ना कि भाई हमारा जो कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं 1987 की हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही पता होगा, एक एक्सपीरियंस कॉन्ट्रैक्टर को, कि 87 की क्लॉजें क्या है। आप उसको कहते हैं कि भाई मैं जो है ना 99 की प्रेडिक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो उसको पहले ही पता होगा कि 87 की कौन कौन सी बातें 99 में नहीं है। और इसको कहते हैं ना टेक इट और लीव। इसका मतलब ये है कि क्लॉज जो है ना, जब आप टेंडर करते हैं तो बिडिंग डॉक्यूमेंट का वो फॉर्म इंटेग्रल पार्ट होता है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर इसको पसंद नहीं करता तो उसकी मर्जी होती है वो बिड ही ना करें। मगर बेसिकली ये नॉन नेगोशिएटेड टर्म्स होती हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लेते वक्त ये नेगोशिएट टर्म्स नहीं होती। स्टैंडर्ड फॉर्म्स का मतलब यही होता है। आगे चलते हैं। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, ये जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, इसमें
सबसे जो फेमस है ना दुनिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का तकरीबन 60-65% जो है ना वो फिडिक के फॉर्म्स ही इस्तेमाल होते हैं। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल या काफ़ी सारे मुल्कों में फिडिक इस्तेमाल होता है। फिर मिडल ईस्ट में आप देख लें, अफ्रीका में देख लें, फार ईस्ट में देख लें, यहाँ पे ये फॉर्म ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसको रेनबो सूट इसलिए कहते हैं कि ये जो फिडिक है ना इसका जो कलर था वो सुर्ख रंग का था, सॉरी नॉट सुर्ख रंग। इन्होंने अपनी किताबों के मुख्तलिफ रंग देने शुरू किए ना। जब 5-6 किताबें होगी और 5-6 रंग भी आ गए तो किसी ने कहा कि यार ये तो यू हैव मेड रेनबो, तो इन्होंने सूट का नाम ही रेनबो रख दिया। और उसके बाद आज तक जितने भी फिडिक के फॉर्म्स आ रहे हैं वो नोमेनक्लेचर या नामों के हिसाब से इसी स्कीम को फॉलो करते हैं। वो कलर्स, जो टाइटल का कवर होता है वो रेड बुक, येलो, पिंक जो भी है। उसके बाद एक बड़े मशहूर कॉन्ट्रैक्ट हैं, आप में से जो लोग या किसी ने अगर इंग्लैंड में काम किया हो तो वहाँ पे फॉर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो नेशनल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊँ कि जो फिडिक के कॉन्ट्रैक्ट्स है ना इसके जो ड्राफ्ट हिस्टोरिकल रहे ना, हिस्टोरिकली वो वकला रहे ना, तो उन्होंने जितना भी इसकी ड्राफ्टिंग लिखे फिडिक के कॉन्ट्रैक्ट शुरू के, वो रिलेटिवली लंबे लंबे सेंटेंसेस और इफ बट कॉमे और मतलब जिस तरह वकला का एक टिपिकल तरीका था पुराने लिखने का ना, तो जो इंजीनियर्स थे उनको थोड़ा सा ये हुआ कि यार ये तो इतना फेमिलियरिटी डेवलप नहीं होती और पढ़ना मुश्किल हो जाता है इसको, और समझ नहीं आती कि ये क्लॉज कहना कैसे आ रही है। तो उन्होंने एक और फॉर्म डेवलप, उन्होंने इसके मुकाबले में NEC का NEC स्टैंड्स फॉर नेशनल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। यूके में ये खासे फेमस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इन्होंने इसके मुकाबले में ना मुख्तलिफ डिलीवरी मॉडल्स के ऊपर इन्होंने ये फॉर्म्स निकाले। डिस्पाइट द फैक्ट कि ये फॉर्म्स जो है ना वो खासे फेमस हो गए हैं या यूके की जुरिस्डिक्शन में चल रहे हैं, तो मगर इसके बावजूद जो फिडिक है ना उसका जो एप्लीकेशन या इन्फ्लुएंस है वो इन सब में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स के अंदर 3-4 फॉर्म्स हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के अलग हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के अलग हैं, जैसे उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं AS2124 और इस तरह के और भी हैं। मतलब हर इंडस्ट्री ने या मतलब हर कह लें एसोसिएशन ने अपने अपने फॉर्म्स डेवलप किए हैं। इसी तरह अमेरिका की अगर मैं बात करूँ ना तो AIA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, उनके अपने फॉर्म्स हैं और इस तरह काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं। अच्छा, एना फॉर्म्स हैं जापान में ये डेवलप हुए हैं। उसके बाद अमेंडेड वर्जन है ये जो बेसिकली ना मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में लोग फिडिक का एक समझ लें टेम्पलेट ले लेते हैं, उसके बाद इसको पर्टिकुलर कंडीशन में अमेंड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट कर देते हैं। पाकिस्तान में जो है ना जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है वो बेसिकली फिडिक के रेड बुक को उन्होंने अमेंड ही किया हुआ है। उसके बाद जो तीसरे फॉर्म्स है ना ये बिस्पोक है। बिस्पोक कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जिस डिलीवरी मॉडल पे या जिस कंडीशन के ऊपर कोई भी फॉर्म फिट नहीं हो रहा होता, तो ऐसे में वो क्या करते हैं कि वो उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक नया फॉर्म लिखा जाता है। मैं इसकी अगर आपको क्लासिक एग्जांपल एक दे दूं ना, अगर आप में से किसी को ये इत्तेफाक हुआ हो ना कभी कंसेशन एग्रीमेंट को पढ़ने का, ये जो PP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मेजॉरिटी जो एग्रीमेंट्स होते हैं या जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो अमूमन बिस्पोक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स होते हैं अमूमन। अच्छा, आगे चलते हैं जी। जो फिडिक है बेसिकली ये एक कंसल्टिंग का इदारा है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर। 1913 में ये बना था और इसने पहला फॉर्म जो पब्लिश किया था वो 1957 में था। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है और इसकी वेबसाइट fidic.org है, आप लोग उसको ज़रूर विजिट करें। मैं बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ ना कि हर इदारे की तरह फिडिक भी एक कमर्शियल इदारा है और ये मार्केट को देख के इसने मार्केट के लिए प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। जब हम अपने प्रोजेक्ट के लिए फिडिक का फॉर्म खरीदते हैं ना तो बेसिकली हमें ये देखना होता है कि हमारे प्रोजेक्ट डिलीवरी मॉडल क्या है और उस पर फिडिक का कौन सा फॉर्म लग रहा है। यही काम NEC ने भी किया हुआ है, यही ENA ने भी किया हुआ है, यही बाकी सारे इदारों ने भी किया हुआ है। हमारा एज अ कॉन्ट्रैक्टेड मैनेजर या कह लें या जो भी आप कह लें, जब आप स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं या बिडिंग के टाइम पे
तो ये प्रिंसिपल डिसीजन होता है कि इस पे कौन सा फॉर्म लगेगा। याद रखें कि फॉर्म वही लगाना चाहिए जो प्रोजेक्ट डिलीवरी मॉडल के साथ कॉम्प्लीमेंट करता हो। अच्छा, अब फिटिक रेनबो सूट जो 99 में आया था, देखिए सूट से मुराद यहाँ पर ना जनरेशन है। जैसे वो टोयोटा गाड़ियाँ, अक्सर लोगों को पता होगा ना, टोयोटा करोला, XLI, GLI, एल्टस ग्रैंड। अब देखा जाए तो है तो ये एक ही जनरेशन ना, मगर उसके अंदर डिफरेंट कैपेसिटी की, डिफरेंट फीचर्स की, ये डिफरेंट वेरिएंट की 2-4 गाड़ियाँ। अब जब उसको फेसलिफ्ट देते हैं तो उन्होंने फिर XLI आगे ख़त्म कर दी तो GLI शुरू कर दी। सेम इज द केस यहाँ पे भी। फिटिक ने भी जो है ना सूट्स लेके आया था, तो इसमें जो मेजर 1987 के बाद जो मेजर एक चेंज आई ना, वो 1999 में आई। क्योंकि हमारा ये वाला जो कोर्स है ये भी बेस करता है मेजॉरिटी इसके 1999 को। तो 1999 में इसमें रिस्क एलोकेशन सब्सटेंशियली डिफरेंट थी बनिस्बत 1987 एंड बियॉन्ड। और उसके बाद अगर आप आए ना 2017 में जो अभी नया सूट आया है, और पर्टिकुलरली उसमें उन्होंने एक एमरल्ड बुक शामिल की है जो ड्रेजिंग वगैरह को डील करती है, ये ऑन शोर ऑफ शोर कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। और एक बुक उनके, सॉरी, एमरल्ड शायद टनलिंग के लिए है, और एक और बुक है वो ड्रेजिंग के लिए है। अब इसमें बेसिकली क्या था कि ये मतलब जो मेजरमेंट ओनली या रीमेजरमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स उसके लिए रेड बुक है, प्लान एंड डिजाइन बुल येलो है, EPC टर्न की सिल्वर बुक है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए ग्रीन बुक है, डिजाइन बिल्ड एंड ऑपरेट के लिए गोल्ड बुक है, MDB हार्मोनाइज्ड वर्जन। ये बेसिकली वो वर्जन है ना जो बैंक्स के लिए बना हुआ है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन बैंक, वर्ल्ड बैंक, इनके प्रोजेक्ट पे चलता है। ये 2010 में आया था। ये प्रिटी मच इसका जैसे वो आप कहते हैं ना कि जैसे वो लैंड क्रूजर का कहते हैं ना कि इसका प्लेटफॉर्म वही है जो 2005 में या 7 में आया था, उसके बाद इसी प्लेटफॉर्म पे गाड़ी नई आ गई है। तो यहाँ पे भी यही था कि ये जो हार्मोनाइज एडिशन है ना, बेसिकली ये इसकी इंस्पिरेशन रेड बुक की ही है। सो मोर और लेस जो है ना इसमें फेमिलियरिटी काफ़ी ज़्यादा है, मगर कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे हार्मोनाइज एडिशन है ना बैंक की रिक्वायरमेंट को आगे रखा हुआ। कंसल्टेंट के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट आया उसका नाम था वाइट बुक। एक टर्म है जी जिसको कहते हैं फोरम शॉपिंग। अब फोरम शॉपिंग से, सॉरी, फॉर्म शॉपिंग, उससे मुराद ये होती है कि आपने अपने लिए कौन सा फॉर्म चूज करना है। मैं बेसिकली सिर्फ एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ ना कि ये स्लाइड जो आपके सामने है ये मैंने खुद नहीं बनाई, बेसिकली ये कॉपी की है, प्रॉब्ली शायद फिजिक्स के किसी ओपन सोर्स से ली गई है, मुझे एग्जैक्टली जेहन में नहीं आ रहा। मगर इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि क्या हालात हैं जिसकी वजह से आपने कोई पर्टिकुलर फॉर्म को चूज करना है। सो स्टार्ट करते हैं जी टॉप लेफ्ट से। शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा प्रोजेक्ट हो। और जनरली मैं आपको बताऊं स्ट्रेट फॉरवर्ड से यहाँ पे मुराद ये है कि अगर तकरीबन $50,000 तक का प्रोजेक्ट है और 6 महीने में काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करें, बड़ा सिंप्लीफाइड किस्म की रिस्क कैलकुलेशन है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि आप अगर एम्प्लॉयर ने डिज़ाइन देना है यस तो फिर यू विल गो फॉर रेड बुक। अगर एम्प्लॉयर ने डिजाइन नहीं देना तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का डिजाइन है, प्लांट और हाई अनफोर्सीन रिस्क है। तो उसके बाद अगर उसमें मेंटेनेंस का पहलू भी इन्वॉल्व है तो आपका गोल्ड बुक है, और अगर मेंटेनेंस नहीं है तो येलो बुक है। अच्छा, अगर ये लो अनफोर्सीन रिस्क है और कोई मेजर अनफोर्सीन रिस्क नहीं है तो फिर आप लमसम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इसको आप टर्न की कहते हैं। टर्न की इसका की जो टर्म है ना, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपने प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया तो अब आप प्रोजेक्ट में जब दोबारा एंटर होंगे तो ऑल यू हैव टू डू इज टू टर्न द की और आप गेट से एंटर हो गए। दिस वाज अ टर्न, मतलब ये कॉन्सेप्ट था इस टर्म का। ये टर्म कहाँ से आई कि जब आप आएंगे तो उसको सारे काम कंप्लीट हो चुके होंगे आपके रिक्वायरमेंट के अंदर। और आखिरी ऑप्शन यहाँ पे बेसिकली ये है कि आप ये बिस्पोक कॉन्ट्रैक्ट की है कि अगर आप एक नेगोशिएट कर लें और एक नया कॉन्ट्रैक्ट आप लेके आ जाएं और वो जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। अगर ये जो 5-7 फॉर्म्स आपके सामने लगे हुए हैं ये आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करते। अच्छा, ये जस्ट फॉर
जो इंफॉर्मेशन प्रीटी मच हमारे इदारे में भी और बाकी जगहों पे भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रिडिक्ट की 87 की बुक चल रही है। जो कुछ CPAC के प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे EPC का फॉर्म इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो हार्मोनाइज एडिशन मैंने आपको बताया था पिंक बुक का, वो बेसिकली वहाँ पे होता है जहाँ पे इट्स एन एक्सप्रेस रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक्स, डेवलपमेंट बैंक्स की रिक्वायरमेंट होती है, वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की, कि आपने करना है। और लास्टली जो है ना वो ये येलो बुक वैसे कम मैंने देखी है इससे, मगर देयर इज अ चांस कि हम येलो बुक को भी किसी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करें। आगे चलते हैं जी कि ये जो 1987 की बुक है ना, पर्टिकुलरली मैं अगर लोकल सिनेरियो की बात करूं कि पाकिस्तान में इस तरह क्यों होता है, तो पाकिस्तान में ये चीज़ इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो कि इंडस्ट्री का रेगुलेटर है ना, उसने मैंडेटरी किया हुआ है अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के अंदर, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के अंदर, कि जब भी आप कोई पब्लिक सेक्टर का प्रोजेक्ट करेंगे जिसमें PSDP से आपको पैसे आएंगे, वहाँ पे आपने वही फॉर्म्स इस्तेमाल करने हैं जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने अप्रूव किए। ये 2 लिंक्स हैं, ये काइंडली देख लें। अदरवाइज भी अगर आप, ये उन नोटिफिकेशंस के लिंक हैं जिनके तहत हर पब्लिक सेक्टर इदारा पाकिस्तान में ये फॉर्म इस्तेमाल करता है, और ये इनकी वेबसाइट पे भी हैं और ये ओपन सोर्स है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं और आप इसको देख सकते हैं। जो फिडिक की रेड बुक 87 है, इसकी पर्टिकुलर कंडीशन भी वहाँ पे मौजूद है, आप काइंडली उसको भी ज़रूर देखिएगा। अच्छा, ये क्विकली आपको एक आइडिया देने के लिए है कि MDB हार्मोनाइज एडिशन क्या है, कि बैंकिंग कम्युनिटी जो है ना, डेवलपमेंट बैंक्स, वो भी फिडिक के कस्टमर हैं। बेसिकली 2020-21 में जब मैं खुद फिडिक की IFI कमेटी पे था ना, तो उस वक्त 2017 के लाइसेंस के लिए हम कोशिश कर रहे थे कि वर्ल्ड बैंक इसको ले लेना और एशियन डेवलपमेंट बैंक ले ले। फॉर्चुनेटली उन्होंने ले लिया, मतलब लाइसेंस ले लिया, और उन्होंने कहा कि हमारे प्रोजेक्ट्स पे ना अब आप ये 2017 का फॉर्म इस्तेमाल करें। और अब ये फॉर्म जहाँ जहाँ वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे 2017 का फिडिक का जो फॉर्म है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। उस पर्टिकुलर में उन्होंने जो MDB का फॉर्म तो कोई ऐसा डेवलप नहीं किया, मगर जो 2017 की रेड बुक है उसको प्रीटी मच दे आर इन एग्रीमेंट टू इट। अच्छा, ये मैं अब 1999 के बाद के कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो बैंकिंग, उन्होंने कहा फिडिक को कि जनाब आप जो है ना हमारे लिए भी एक फॉर्म लिखें। फिडिक ने जो है ना, जो रेड बुक का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए, उससे इंस्पिरेशन लेते हुए बैंक्स के लिए एक फॉर्म डिवाइस किया जिसको उसने MDB हार्मोनाइज वर्जन कहा। ये 2006 में पहली दफ़ा आया था और उसके बाद 2010 में आया था, और अभी भी इस वक्त भी अगर मैं बात करूँ ना पर्टिकुलरली पाकिस्तान की जुरिस्डिक्शन की, तो जहाँ जहाँ भी जायका जो जापानीज कोऑपरेशन एजेंसी है, या कोई भी ग्रांट या लोन, या फॉर दैट मैटर वर्ल्ड बैंक का कोई प्रोजेक्ट है या एशियन डेवलपमेंट बैंक का है, और वहाँ पे ये इस्तेमाल हो रहा था। अब जो नए प्रोजेक्ट्स कुछ आ रहे हैं उस पर ये कंसिड्रेशन है कि 2017 का फॉर्म वहाँ पे इस्तेमाल हो। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दी एंड जी। पर्टिकुलरली ये ध्यान में रख लें कि जो फॉर्म्स है ना, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये इनकी बहुत सारी चीज़ें, प्रायोरिटाइजेशन इनकी जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई भी है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की पहली प्रायोरिटी है, फॉलोड बाय लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, लेटर ऑफ टेंडर, अगर है तो है, नहीं है तो कोई नहीं, इट्स वन सेम थिंग। पर्टिकुलर कंडीशन A, B, जनरल कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन, ड्राइंग्स, शेड्यूल्स एंड अदर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद जो एक सवाल आता है ना, वो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं, कर क्या रहे होते हैं। देखिए, जितने भी अंडरलाइन रिस्क है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म इज अ व्हीकल टू एलोकेट द रिस्क टू द पार्टी। ये असल में काम है स्टैंडर्ड फॉर्म का। अब जनरल रिस्क क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में? टाइम है, कॉस्ट है, लाइसेंस है, क्वालिटी के इश्यूज हैं, पेमेंट है, एडिशनल पेमेंट है, डिलेज का कॉन्सेप्ट है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है।
जनरल रिस्क एलोकेशन का प्रिंसिपल ये समझ लें कि रिस्क कैन बी बेस्ट मैनेज बाय असाइनिंग इट टू द पार्टी बेस्ट एबल टू मैनेज इट। ये जो प्रिंसिपल है ना, ये प्रोफेसर अब्राहम सांस ने लिखा था। ये बड़ा फेमस प्रिंसिपल है रिस्क एलोकेशन का, कि जो पार्टी जिस रिस्क को बेहतर मैनेज कर सकती है वो इसको एलोकेट कर ले, अपने खुद एम्ब्रेस कर ले, और अगर नहीं कर सकती तो इसको ट्रांसफर कर दे। अच्छा, इसकी एग्जांपल ये ना, अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी काम के लिए दुबई में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे आरटीए से, रोड एजेंसी है उनकी या रोड अथॉरिटी है या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, उससे मुझे अगर कोई काम है ना या एनओसी चाहिए, तो अगर प्रोजेक्ट ही आरटीए का है तो आरटीए को चाहिए कि वो लाइसेंस ले के मुझे बताए कि वी हैव ऑब्टेन्ड नेसेसरी अप्रूवल, जो जिस एनवायरनमेंट की थी या जिसकी भी थी, अगर वो ले सकते। अदरवाइज होगा इशू, क्या होगा इशू, ये होगा अगर मैं उनके इशूज में जाऊंगा ना तो मुझे वो परमिट और लाइसेंसेस का इशू हो जाएगा। इसी तरह बाकी रिस्क, जो पार्टी जिस जगह पे बेस्ट एबल है इस कैपेसिटी में कि वो मैनेज कर सके, तो उसको वो चीज़ एम्ब्रेस कर लेनी चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आप लोगों का, ये क्विक सी प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है, और अब अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़। जी बाबा सर थैंक यू वेरी मच हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इट वाज वेरी गुड प्रेजेंटेशन और बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। आई मीन जी प्लीज। इतने नहीं है जितने होने चाहिए, बट नेवरदलेस पहला क्वेश्चन आई थिंक लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन किया है जनाब सैयद फैसल शाहिद साहब ने। उनका क्वेश्चन है कि कैन लेटर ऑफ इंटेंट बाइंड पार्टीज टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, वो ऑन अ लाइटर नोट ना, मुनीर न्याजी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है। वो कहते ना, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। मैं बेसिकली देखिए, लेटर ऑफ इंटेंट जब आप इशू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये इंटेंशन शो कर रहे होते हैं कि हम एक प्रोसेस में आ रहे हैं। ये वही तरीकाकार है जिसके तहत आप डिस्टिंग्विश करते हैं परचेज में और प्रोक्योरमेंट में। परचेज वन टाइम एक्टिविटी है, प्रोक्योरमेंट एक प्रोसेस है। जब आपने लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर दिया ना, तो आप कहीं ना कहीं ये राइट क्रिएट कर रहे होते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, अदरवाइज आप लेटर ऑफ इंटेंट इशू नहीं करते। क्वेश्चन जी जो आपका है ना कि भाई ये बाइंड करता है, मैं बाइंड का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं अग्री करता शायद इस लफ्ज के साथ, मगर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप किसी को लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर देते हैं ना, या कि भाई आप हमारे साथ आओ और आके हम काम करो, या हम इंटेंडेड हैं, और वो उस पर कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट कर जाता है, टाइम की, कॉस्ट की, बिड प्रिपरेशन की, कुछ कर जाता है ना, और उसके बाद आप वन प्रीटेक्स्ट और द अदर विदाउट एनी एक्सप्रेस एक्सप्लेनेशन आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते ना, तो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर जुरिस्डिक्शन शायद वो आपसे डैमेजेस क्लेम कर सके। अगर आप पिछली वो केस स्टडी को रेफर करें ना, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था, इसलिए कि ऑथराइजेशन कोई नहीं थी। जी मगर उसके बावजूद जो सेटल्ड लॉ है ना, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, उसमें यह है कि जब आपको ऑफर आई ना और ऑफर आपने एक्सेप्ट कर लिया अगेंस्ट अ कंसिडरेशन, तो आपने बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट में फॉर्म कर लिया। इशू बेसिकली होता है कि फिर आपका जो डैमेज क्लेम करेगी ना दूसरी पार्टी, वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं होगा, वो कॉमन लॉ के थ्रू होगा। तो ये जहां तक आपकी बात है ना कि वो बाइंड करता है, मैं बाइंड का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करता, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि दूसरी के लिए राइट्स क्रिएट कर दिए उसने कहीं ना कहीं। ये डिपेंड करता है आपकी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन पे भी। जी, यहाँ पे असल में ख्वाजा साहब, यहाँ पे जो रिसेंटली ऑफ लेट काफ़ी जो एम्प्लॉयर्स की इंटेंशन है ना कि वो लेटर ऑफ अवार्ड पे या लेटर ऑफ इंटेंट पे पार्टीज को एंगेज कर रहे हैं, और वो मतलब वो डेफिनेटली क्या है कि देर इज़ नो मैकेनिज्म फॉर द क्लेम्स एंड बट ऑल दो मतलब इवन अंडर शरिया लॉ भी जो है क्लेम्स डेफिनेटली देर इज़ अ प्रोविजन फॉर द क्लेम इन अंडर द लीगल मैक्सिम्स। तो मतलब वो दूसरा ये है कि डेफिनेटली जो कॉमन लॉ भी आपको पता है वहाँ पे भी एक पूरा मैकेनिज्म है क्लेम्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें ये अवॉइड करने के लिए, क्योंकि वो तभी होगा जब पार्टी कोई कोर्ट में जाएगी, तो वो जहाँ पे फिर वो बिजनेस पार्टनरशिप आड़े आ जाती हैं, फिर लोग देर इज़ अ वेरी लो टेंडेंसी ऑफ पार्टीज टू गो टू द कोर्ट्स एंड लॉ। सो वो यहाँ पे काफ़ी है सऊदी अरेबिया में, और भी मे बी दूसरी भी कंट्रीज में होगा ये प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सईद रियाज साहब की तरफ से।
what he's saying is legality of purpose. What if unknowingly you have a clause which breaks the law? Then what is the recourse? Is the whole contract void? नहीं, होल कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं होता। ये मैं आपको पहले तो एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी में बता दूं ना, अगर मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो गवर्निंग लॉ के अगेंस्ट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। प्लीज इसको अंडरस्टैंड कर लें। मसलन अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में एक सेटल्ड लॉ है। सेटल्ड लॉ क्या है कि आप नॉन कस्टम पेड गाड़ी ना शहर में नहीं, बॉर्डर से अंदर नहीं ला सकते, कस्टम वाले पकड़ लेते हैं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ किसी अपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बिल 7 में मुझे 10 गाड़ियां देगा और वो नॉन कस्टम पेड होंगी, तो एज पर लॉ टू द एक्सटेंट ऑफ दैट वो वर्ड होगा जी। सारा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं होगा। ये बड़ा स्पेसिफिकली मैं आपको अगर आसानी से बता दूं, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो किसी लीगल पर्पज, मिसाल के तौर पे अभी रिसेंटली ना मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ये आज से कोई प्रोबेबली शायद 6 महीने या साल पहले की बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कोई तजर्बा किया था और उन्होंने कहा था कि जो हशीश है ना, ये मैरिजुआना जो है, इसको मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फॉर्म्स बनाए जाएंगे और इसको मेडिसिन में यूज़ करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब बेसिकली अगर देखा जाए पाकिस्तान में ये जो पौधा है या बहुत सारी जगहों पर लगता है या कुछ इलाकों में इसकी ट्रेड भी होती है, मगर अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है ना, अगर आप इसकी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे तो वो इलीगल होगा। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें और जिस चीज़ का भी कॉन्ट्रैक्ट करें ना, प्लीज मेक श्योर कि आप जिस जुरिस्डिक्शन में भी ऑपरेट करें वहां पे वो काम इलीगल ना हो। डेफिनेटली, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से अगर किसी ने आई मीन सम टाइम ऐसा भी होता है कि किसी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो डेफिनेटली अब वो कोई बंदा अगर उससे लेट्स से कि उसको पे नहीं करता, तो इट डजंट मीन कि ही कैन सू हिम इन द कोर्ट, ही कैन नॉट इवन गो नहीं, वो देयर। मारने का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपकी जुरिस्डिक्शन में वो एक्ट जो है ना वो इलीगल है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जी, नॉन परफॉर्मेंस को right. आप चैलेंज कर नहीं कर सकते, या वो फिर वो टॉर्ट का क्लेम बन जाएगा या कोई और इश्यूज में आ जाएगा। जैसे इसकी सर एक और एग्जांपल भी है कि क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो इसके लिए आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रल अवार्ड्स के लिए न्यूयॉर्क कन्वेंशन के अंडर इसने भी साइन किया हुआ है काफ़ी कंट्री से। तो सम टाइम क्या होता है कि जो दूसरी कंट्री से एक आर्बिट्रल अवार्ड आता है जो यहाँ इम्प्लीमेंट करना होता है, तो लेट्स से अगर द ओवरऑल क्लेम वैल्यू इज़ 1.2 मिलियन, जिसमें जो 200 है वो इज द इंटरेस्ट, सो व्हाट दे विल डू, दे विल इम्प्लीमेंट द रेस्ट ऑफ द 1 मिलियन और 200 जो है वो नल एंड वॉइड कर देते हैं। नहीं, उसकी उसकी वजह है ना सर, उस न्यूयॉर्क कन्वेंशन का आर्टिकल 5(1)(e है ना, वो जी बेसिकली कहता है कि जो अवार्ड तब जो फॉरेन अवार्ड है ना वो उस वक्त हो सकता है चैलेंज जिस वक्त वो जो सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन पे, और ये कमर्शियल आर्बिट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन की बात नहीं कर रहा। उसके अंदर ये होता है कि वहां पे ना आर्टिकल 5 ये कहता है रीजंस फॉर एनलमेंट ऑफ अवार्ड, कि अगर वो जो अवार्ड है वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट ना हो, और अगर हो तो वो सेट असाइड हो जी सकता है। और दूसरा ये है कि जो सीट ऑफ द आर्बिट्रेशन पे किसी वजह से सेट असाइड हुआ हो। सिर्फ ये कुछ लिमिटेड ग्राउंड हैं और एक दो ग्राउंड जो मेरा ख्याल है कैपेसिटी के हैं। तो इसके तहत तो ये अवार्ड जो है ना वो हो जाता है, अल्लाह आपको खुश रखे, चैलेंज सेट असाइड हो जाता है। अब सऊदी अरेबिया जी की जिस तरह आपने मिसाल दी ना, वहां पे इंटरेस्ट वैसे ही हराम है, मतलब यार जी नहीं एक्सेप्ट होता ना। तो अगर अवार्ड कोई जी लेके जी आ जाए जिसमें इंटरेस्ट है, तो फॉर द पार्ट ऑफ दैट कि जहाँ पे इंटरेस्ट शामिल है वहां पे वो चीज इन्फोर्स नहीं होगी फिर। जी उसकी वजह बेसिकली ये है, वो न्यूयॉर्क कन्वेंशन में भी ये अलाउंस मौजूद है। जी। सर अगला कुछ क्वेश्चंस हैं बीच में, लोग जो जी जी, जेसीटी के प्लीज बारे में प्लीज। थोड़ा जानना चाह रहे हैं, जेसीटी के बारे में, बट प्राइमरीली वी आर फोकसिंग ऑन फिटिक, सो आई थिंक इफ यू वांट टू आंसर इट्स योर कॉल। देखिए, मैं वेरी क्विकली इस पे कमेंट करता हूँ कि जेसीटी भी ऐसे ही एक फॉर्म है जैसे एनईसी है, ये बेसिकली ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं। बेसिकली वहाँ पे ये है ना, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, वहाँ पे जो भी एसोसिएशन है ना उसने कोई ना कोई अपना एक इंडिविजुअल ब्रांड या अपना एक इंडिविजुअल फॉर्म बनाया हुआ है, अपने सेट ऑफ रूल्स बनाए हुए हैं। तो जेसीटी इज जस्ट लाइक दैट, और इसके मुख्तलिफ मॉडल्स में मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं, सेम लाइक एनईसी।
मगर अगर हम फिडिक के को इससे कंपेयर करें ना तो एज सच मतलब अगर आप बिजनेस के हवाले से कंपेयर करें तो फिडिक बहरहाल 60 to 70% ऑफ द वर्ल्ड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अप्लाई होता है. तो दैट्स द एलिफेंट इन द रूम जी वेरी क्विकली. Yes. Just move to the next question. There are actually just now there are many questions, so I'm trying to चलें copy all बिस्मिल्लाह. of these. जी जी Yeah, yeah, प्लीज. yeah. But we'll try to answer the maximum. But then we can actually we have a way of answering them in the presentation. Ubaidullah साहब हैं ये question पूछ रहे हैं कि if the design is by the employer and the type of contract is lump sum, which suit to follow? Actually, I think he's asking about the type of contract. Which type of contract should we follow? But suit, I mean, suit it's देखिए ये बड़ा yeah. सिंपल है जी. मैं आपको बताता हूँ. ये अगेन दो डिफरेंट चीजें हैं ना. मतलब जिस तरह हम वो कहते हैं ना कि यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल विद द ऑरेंजेस. इसको समझ लें सिर्फ एक चीज को. अगर डिजाइन बाय द कॉन्ट्रैक्टर है, सॉरी डिजाइन बाय द एम्प्लॉयर है ना, तो प्राइमरीली यू आर लुकिंग फॉर द डिलीवरी मॉडल विच इज वेरी क्लोज टू फिटिक रेड बुक. नंबर 1. नंबर 2, जब आप ये कह रहे हैं कि द पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन लमसम, इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो पेमेंट शेड्यूल है ना वो आइटमाइज नहीं होगा, वो मेजरमेंट के ऊपर नहीं जा रहा होगा, वो बेसिकली लमसम होगा. मतलब या तो उसमें माइलस्टोन पेमेंट्स होंगी. ये फिर आपको डिपेंड देखना पड़ना है कि उसका पेमेंट शेड्यूल क्या है. ये इसको इस तरह देखना पड़ना है. और दूसरी बात ये है कि क्या आप कौन कौन सी चीज़ें इसके साथ अफेक्ट कर रहे हैं. ये जनरली ना अगर आप इसका खाली पेमेंट शेड्यूल चेंज कर दें ना, मिसाल के तौर पे माइलस्टोन पेमेंट लगा दें, या आप हिस्टोरिकली इस तरह होता था ना कि प्रोग्रेसिव पेमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं था, वो लमसम कॉन्ट्रैक्ट ही होते थे. मगर जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन शुरू हुई दुनिया में और कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स बेसिकली 1-2 महीने से 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल तक चलते रहे, तो उस वक्त ये फीलिंग हुई कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर है वो 5 साल तक तो पेमेंट का इंतज़ार नहीं कर सकता ना. तो फिर ये कॉन्सेप्ट आया जिसको आप प्रोग्रेसिव पेमेंट्स, इंटरम पेमेंट्स या माइलस्टोन पेमेंट्स कहते हैं. ये जो आपका सवाल है ना कि लमसम कॉन्ट्रैक्ट है तो कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. जनरली ये इट रियली डिपेंड्स. अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से कर रहे हैं तो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में तो ऐसा आइटमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं. अगर आपने तय कर लिया कि आप लमसम रखेंगे तो फिर और डिज़ाइन भी आप साथ में देंगे तो काफ़ी हद तक आप रेड बुक के मॉडल के करीब हैं या फॉर्म के करीब हैं. और आपको शायद पेमेंट की प्रोविजन चेक करनी पड़े और जो मेजरमेंट की क्लॉजेज हैं उनको देखना पड़े, उसको अमेंड करना पड़े. तो आपको ना कहीं वो फिटिक के फॉर्म या रेड बुक को अमेंड करना पड़ेगा जो आपके डिलीवरी मॉडल को सूट करे. थैंक यू. Thank you, sir. Next question is from Saeed Riaz again. Please, can you explain the use of FIDIC Red Book as lump sum contract and what amendments are needed or required in the contract to change from measure and value to lump sum? देखिए प्राइमरीली ना इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो शायद आपको चेंज करनी पड़े. ये इसको समझ लें. एक तो जो कॉन्सेप्ट है ना आपके मेजरमेंट का आइटमाइज रेट के ऊपर, ये आपको शायद अमेंड करना पड़े. नंबर 2, आपको जो प्रोग्रेसिव पेमेंट का कॉन्सेप्ट है ना वो आपको शायद थोड़ा सा चेंज करना पड़े. नंबर 3 ये कि आपको वेरिएशन का कॉन्सेप्ट और वैल्यूएशन ऑफ वेरिएशन का कॉन्सेप्ट चेंज करना पड़े. रीफिक्सेशन ऑफ रेट्स के लिए आपको कंसिडर करना पड़े. और उसके अलावा बाकी अगर आप जनरली देखें ना तो मतलब फिर उसके अलावा शायद आपको इतनी बाकी तो बड़ी स्टैंडर्ड्स की क्लॉजें टाइम की या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस की एडजस्टमेंट्स की, फिर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की, इंश्योरेंस की, उसकी शायद आपको चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े. सो बेसिकली एक बात ज़हन में रखें कि जो आइटमाइज रेट के कॉन्ट्रैक्ट हैं या लमसम के कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें बेसिकली काफ़ी हद तक ना तरीक़ाकार का फ़र्क है और पेमेंट के मैकेनिज्म का फ़र्क है. तो जो चीज़ को अफेक्ट करे, मिसाल के तौर पर मैं दोबारा रिपीट कर दूँगी, पेमेंट की क्लॉज उसको एक दफ़ा शायद देख लें. आपके क्या कहते हैं उसको, क्वालिटी की क्लॉज इतनी ज़्यादा अफेक्ट ना हो आपकी, मगर ये है कि इसके साथ आप वेरिएशन पर्टिकुलरली वैल्यूएशन कैसे करनी है, नया आइटम कैसे एंटर होगा, ये शायद आपको चेंज करनी पड़े. और शायद आपको पेमेंट शेड्यूल लगाना पड़ेगा एक, वो आपका जॉब आसान करेगा.
The next question actually from Naseemullah Khan Saab. He want to know the difference between general and particular conditions. ओके देखिए जनरल कंडीशन जो है ना वो मैं आपको अगर इस तरह बताऊं, जनरल कंडीशन ये जो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म्स का हिस्सा है ना, या दूसरी तरह से आप यूं समझ लीजिए कि हर वो चीज़ जो फॉर्म का हिस्सा है और प्रोजेक्ट से डायरेक्टली अफेक्ट नहीं होती है प्रोजेक्ट की टाइप से, वो जनरल कंडीशन है। मिसाल के तौर पे एक वारंटी है कि जो आप कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ वो मटेरियल इस्तेमाल करेगा जो टॉप क्वालिटी के होंगे, ये एक वारंटी है। अब ये अगर आप बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट बनाएं या रोड का बनाएं या एयरपोर्ट बनाएं या आप कोई क्या कहते हैं उसको रिफाइनरी लगाएं, ये पर्टिकुलर क्लॉज चेंज नहीं होगी। मगर अगर आप अपने फॉर्म में ये लिखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ना, द कंप्लीशन टाइम इज 364 डेज, तो ये जो है ना ये फिर पर्टिकुलर कंडीशन होगी, इसलिए कि आपने कहीं जाके टाइम फॉर कंप्लीशन एक सप्लीमेंट्री बुक के अंदर लिखना होगा। आपने जैसे लिक्विडिटी डैमेजेस अप्लाई करने, इसका रेट आपने कहीं जाके लिखना होगा। आप कोई स्पेशल स्टिपुलेशन डालते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपने वो कहीं अटैच करनी होगी। जब पर्टिकुलर कंडीशन जो है ना वो बेसिकली आपकी जनरल कंडीशन को ओवररूल कर रही होती है। सो वेरी क्विकली अगर मैं आपको बताऊं, जनरल कंडीशंस जो है ना, जो आपको प्री प्रिंटेड फॉर्म मिलता है ना, फिडिक का डाउनलोड करते हैं, ये सारी होती हैं जनरल कंडीशंस। और उसके साथ जो एक नॉर्मली एक बुक के साथ अटैचमेंट होती है ना, पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पर्टिकुलर कंडीशन की, वो होती हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिक डिटेल्स डाल देते हैं। जैसे परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का डाल दिया, मोबिलाइजेशन एडवांस का डाल दिया, कंप्लीशन टाइम का डाल दिया। एक बड़ा प्रोविजन जो मैं देखता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में वो ये होता है कि जो टाइम फॉर पेमेंट है ना उसको बढ़ा देते हैं, या कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट डाल देते हैं कि जो है ना आपका नाम एक्टिव पे टैक्स पेयर लिस्ट पे हो। तो ये जनरल कंडीशन में अमूमन नहीं होता। मगर मतलब किस्सा मुख्तसर ये कि फिडिक के फॉर्म के बाद आप जब अपना कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आप बाद में खुद से ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट से मुतल्लिका, तो वो पर्टिकुलर कंडीशन होती हैं और वो इसको ओवरराइड कर रही होती है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर मोहम्मद कामरान जावेद साहब की तरफ से। ही वांट टू अंडरस्टैंड दैट ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स फॉर्म्स जो हैं क्या वो ओनली ऑस्ट्रेलिया में इम्प्लीमेंट हैं या वो किसी और कंट्री में भी उसको यूज़ किया जा सकता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत सारे फॉर्म्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक AS2124 है, फिर इस तरह AS आई थिंक 4400 है, फिर उनके उनके काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, कुछ चार, उनका तकरीबन हर इदारे ने अपने अपने फॉर्म्स लिखे हुए हैं। तो वहाँ पे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना वो एज सच कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो इदारे अपनी अपनी मर्जी के फॉर्म कर लेते हैं। तो एज सच वो ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के प्रोजेक्ट्स के ऊपर ही होते हैं। और मतलब मैंने अपनी प्रैक्टिस के दौरान ना ऑस्ट्रेलियन फॉर्म्स को ऑस्ट्रेलिया से बाहर नहीं देखा। लेट्स पुट इट दैट वे। जी सर। सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्चुअली वो काफ़ी क्वेश्चंस के बाद है मगर आई थिंक इफ इट कैन बी एड्रेस्ड। सर व्हाट इज द डिफरेंस, दिस इज फ्रॉम राना अजीम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ इन जनरल? देखिए ये एक वैसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मगर ये थोड़ा सा इसका मैं कोशिश करूंगा कि इसको समझा सकूं। कॉमन लॉ और सिविल लॉ जो है ना जी, ये दो डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हैं। डिफरेंट लीगल सिस्टम से मुराद ये है कि मतलब इंटायरली डिफरेंट, और इसमें लॉ डिफरेंट तरीके से डेवलप हुए हुए हैं। जो कॉमन लॉ है ना, ये नॉर्मली इट्स अ जज मेड लॉ, कि आपके पास एक गवर्निंग गाइडलाइन मौजूद है और उसको देखते हुए उन्होंने जो है ना जो जूरिस्प्रूडेंस डेवलप की है, जो लॉ डेवलप किया है, वो जजेस ने डेवलप किया है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन की बात का ये मतलब है और इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है। ऑन कॉन्ट्ररी जो सिविल लॉ है ना, ये कोडिफाइड है, इसमें एक कोड बना होता है और वो तकरीबन कोड एज डिटेल्ड, मतलब खासी मोटी मोटी किताबें होती हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है उनका, मतलब कोड होता है बेसिकली ना, और वो उस कोड को फॉलो करते हैं। अब ये
दुनिया के जिन मुल्कों में ताज बरतानिया की हुकूमत है ना, जैसे बरतानिया हो गया, इंडिया में आज देख लें, पाकिस्तान को कर लें, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे ममालिक, ये ऑस्ट्रेलिया में जितने ममालिक हैं ना, ये हैं कॉमन लॉ कंट्रीज ना। तो ये वही लॉ फॉलो करते हैं जो बेसिकली इंग्लैंड में डेवलप हुआ था और बाद में इधर आ गया। ऑन कॉन्ट्री जो ममालिक है ना, स्पेशली ये मिडल ईस्ट के तकरीबन जितने ममालिक हैं, ये हो गए, फ्रांस हो गया, उधर आप देख लें नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये जितने भी ये क्या कहते हैं स्पेनिश, ये लैटिन्स हैं जितने भी, ये सारे ये तकरीबन ये सिविल लॉ के हैं ममालिक ना। तो अब ये बड़ा मुश्किल है, मतलब यूँ समझ लीजिए कि सिविल लॉ इज कोडिफाइड, जो चीज़ उस कोड में मौजूद नहीं है वो इलीगल है। मैं आसान अल्फाज में अगर इसको बता दूँ, जबकि कॉमन लॉ जो है ना, इट इज़ नॉट कोडिफाइड ना। तो जो चीज़ एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड नहीं है वो परमिटेड है, ऐसे समझिए। मैं कॉमन लॉ का एक और अगर आपको एग्जांपल दूं ना, ये बिल्कुल प्योरली एक एग्जांपल है सिर्फ समझाने के लिए। अगर आप में किसी को इस्लामिक लॉ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है ना, इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, तो ये बहुत क्लोज है अपनी अप्रोच में कॉमन लॉ के साथ, कि हमारे पास अल्लाह तबारक तआला की किताब है, उसमें एक मखसूस आयात है, उसके बाद हमारे पास एक ज़ख़ीरा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का, उसके बाद हमारे पास मतलब इजमाए उम्मत है और फुकहा ने उसके बाद जो है ना, जो डेवलप किए हैं मसाइल या रोज़मर्रा के मसाइल पे वो जो फतावा जारी करते हैं, बेसिकली वो इसी चीज़ को देख के करते हैं। तो इसकी जो अप्रोच है ना इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की, ये बहुत तकरीबन बड़ी सिमिलर अप्रोच जैसे कॉमन लॉ की है, क्योंकि हर चीज़ कोडिफाइड नहीं है। आप जाते हैं वो देखते हैं कि भी फलां चीज़ अगर जायज़ है तो ये भी जायज़ होगी, फलां चीज़ अगर नाजायज़ है तो ये भी नाजायज़ होगी। सो मतलब आई डोंट नो कि शायद मैं इसका आपको जवाब सही तरह दे सका हूँ या नहीं, मगर सिंपली ये दो डिफरेंट लीगल सिस्टम्स हैं। Sir, I think let's take the last question of today, and the rest of the questions will be answered after that. ये क्वेश्चन है सर महमूद इकबाल साहब की तरफ से, व्हाट इज वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट? देखिए वॉइड, जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दिस इज ऑन दी, ये इसमें सिर्फ डिस्क्रिशन होती है पार्टी की, कि वो किसी चीज़ को अगर महसूस कर रही है कि ये अगर उसको प्रेस करे तो वो ए बी निशो फारग हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल उसको कहते हैं, और वॉइड ऐसा कहते हैं जो सरीहन लॉ के अगेंस्ट हो। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें ना, तो मेरा ख्याल है ये मुझे एग्जैक्टली अगर मुझे सेक्शन याद नहीं है तो ये शायद ये जो पहले मेरा ख्याल है 12वें 14वें के बाद के अगले 8-10 सेक्शन है ना, उसमें वाइड और वाइडेबल का सेक्शन है। मैं अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ढूंढ के वो दे भी दूंगा। वॉइड क्लॉज वो होती है जो बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ हो, वॉइडेबल वो होती है जो बेसिकली डिपेंडेंट हो पार्टी के ऊपर, अगर वो इसको एक्सेप्ट कर ले तो ठीक है, अगर वो इसको प्रेस करे कि ये वॉइडेबल है, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन है, वो जिस तरह भी चाहे। मुख्तसरन इसका फर्क है। जी सर। जी तनवीर साहब, क्लोज करें। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, क्वेश्चंस काफी हैं, कर लें, अगर 5-10 तो मिनट में करते हैं तो, नहीं तो फिर चलें दैट्स फेयर इनफ। वो है। जस्ट लेट मी कंटिन्यू, जस्ट गिव मी अ मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर सऊद अल फैसल साहब की तरफ से। ही इज आस्किंग दैट अ लम सम कॉन्ट्रैक्ट कम्स अंडर व्हिच फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हिच फिटिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? देखिए जनरली जो है ना लमसम कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, ये अगर आप लमसम तो मैं नहीं इसके लिए इस्तेमाल करूंगा, मगर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं इसको कह दूं ना, तो ये सिल्वर बुक जो है ना, इसको ईपीसी टर्न की भी कहते हैं, इससे वेरी बड़ा क्लोज आ जाता है ना लमसम, प्रोवाइडेड कि अगर आप डिजाइन भी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डाल दें। जी बाबा साहब। सर सदाम हुसैन की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। ही इज आस्किंग सर व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर वुड यू रिकमेंड फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट? देखिए जी, पहली चीज़ तो आपका शौक है, और दूसरी बात ये है कि ये एक इंटायरली डिफरेंट लाइन आ जाती है।
लिटरेचर की जहाँ तक बात है ना, मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट करें, जो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिस फॉर्म पे आप काम कर रहे हैं ना, इसको पढ़ने की कोशिश करें और इसमें जो अंडरलाइन इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। एक दफ़ा जब आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई ना, फिर अगर आप फॉर एग्जांपल प्रिडिक्ट की एक बुक पढ़ते हैं तो उसके बाद आप प्रिडिक्ट का सूट पढ़ना शुरू करें और आप उसमें कुछ कॉमनैलिटीज देखेंगे कि यार रिस्क की एलोकेशन कैसे है, टाइम लाइन कैसे है, कुछ बेसिक नोटिस के प्रोसीजर कैसे हैं, क्लेम्स कैसे हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कैसा है, कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ बड़ी पिक्यूलर चीज़ें होंगी। उसके बाद मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आपका फर्दर इसमें शौक बने तो आप फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के लॉ को पढ़ें, आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी सारे मैटर। और इसमें फिर मतलब स्काई इज द लिमिट जी, जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके बाद तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। The next question है मलिक दाऊद अरशद साहब की तरफ से. He's asking that, sir, can you please explain what is the criteria for checking any person's authority to sign a contract in KSA or let's say देखिए मैं anywhere? अच्छा, मैं KSA का तो नहीं कह सकता फ्रैंकली, मगर नॉर्मली ये होता है कि जब आप कोई बंदा भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आता है ना, कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, और अगर आप वहाँ पे वैल्यूएशन कर रहे हैं या कोई बंदा अपनी बिड साइन करके देता है, तो बेसिकली प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें, उससे अथॉरिटी लेटर ज़रूर लें। और अगर वो अथॉरिटी लेटर आपको देता है और आप समझते हैं कि ये अथॉरिटी लेटर जो है ना ये ठीक नहीं, मैं मिसाल के तौर पर आप उसको रिकन्फर्म करना चाहते हैं, तो जिस इदारे का अथॉरिटी लेटर आता है ना, जिस कंपनी से आता है, उसको एक लेटर या लिख दें कि जनाब हमें आपकी बिड मसूल हुई है, फलां बंदे ने दिया है, आप इसको वेरीफाई कर दें। ये बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह अगर आप कभी बिड वैल्यूएशन करें ना, जब आपको वो मिलता है ना, क्या कहते हैं उसको, बैंक की तरफ से क्रेडिट लाइन का लेटर मिलता है, एक कॉन्ट्रैक्टर को हम इतनी क्रेडिट लाइन दे देंगे। तो नॉर्मली इदारे ये करते हैं कि बैंक को लिखते हैं और उस बैंक से पूछते हैं कि ये जो आपने क्रेडिट लाइन की कमिटमेंट दी है, क्रेडिट कमिटमेंट, क्या ये आप इस पे कायम है या इसकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म कर रहे हैं। सेम इज़ द केस जब परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के टाइम पे लोग बैंक गारंटी या बॉन्ड देते हैं, तो अमूमन इदारे उसको जो है ना रीवेरीफाई करा लेते हैं। ये एक सेफ्टी नेट है जी, मैं तो रिकमेंड करूंगा अगर आप किसी वैल्यूएशन कर रहे हैं और कोई बंदा आपके पास आता है साइन करने के लिए, तो उससे उसका अथॉरिटी लेटर ज़रूर ले लें। मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि अगर मतलब पाकिस्तान में है या किसी भी जुरिस्डिक्शन में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप उनसे वो भी ले लें, उससे आईडी कार्ड का नंबर वगैरह ले लें, ताकि कम से कम उस जिस जो बंदा साइन कर रहा है ना, उसकी आइडेंटिटी का कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपके पास है। थैंक यू सर थैंक यू सर. ये आप इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कर दीजिएगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ QSAP, बिकॉज आई थिंक मे बी कुछ लोग बाद में भी क्वेश्चंस वगैरह कुछ लेके आएंगे तो एटलीस्ट दे कैन. थैंक यू वेरी मच सर. अनदर क्वेश्चन फ्रॉम यमान मंसूरी. He is asking that you discuss regarding riba interest issues not upheld in the Middle East as per their common law. So how does such arrangements are as per, I mean, it means he meant that as per their law, actually. Yeah. So how does such arrangements are made in order to account for delays or other such risks? देखिए ये जो है ना, इट गोज बैक टू द अगेन जिस जुरिस्डिक्शन में आप काम कर रहे हैं ना, मैं मिडल ईस्ट के लॉ का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूँ कि वहाँ पे क्या होता है या क्या नहीं होता, मगर जनरल पोजीशन ही होती है कि पार्टीज को पता होता है कि भाई यहाँ पे इंटरेस्ट की प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी, इसलिए कि इट इज़ अगेंस्ट द अवॉर्ड ऑफ इंटरेस्ट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, मगर उसमें कोई ना कोई अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होते हैं जो शायद उनको हेल्प आउट कर ले, इस्लामिक फाइनेंसिंग के तरीक़ाकार है या कुछ और होता होगा। मैं फ्रैंकली केस या मिडल ईस्ट के लॉ पे अल्टरनेट रेमेडी के हिसाब से मुझे नहीं पता। सर जस्ट बिकॉज आई हैव सम नॉलेज अबाउट दैट, तो मैं आपको खाली थोड़ा जी बता जी देता हूँ कि जितने देयर इज नो डॉक्ट्राइन ऑफ प्रेसिडेंट इन केएसए स्पेशली, तो जितने भी केसेस हैं उनके एक्चुअल मेरिट पे और जितने भी उनके जो फैक्ट्स हैं वो उनको हर बार नए सिरे से एग्जामिन किया जाता है, और हर बार में भी मतलब ये थोड़ी सी क्या उसे कह सकते हैं आपके
एक अनसर्टेनिटी है in terms of getting a decision from the court. So maybe with in the similar cases you will find some different verdicts actually. जी वो तो हर जगह है जी, Anyway, पाकिस्तान में भी इस तरह है, सेम के दो डिफरेंट डिसीजन आ जाते हैं, तो बहर जी जी सर let's wind up. What do you say? Yeah. तो आपके हैं क्वेश्चन इंशाल्लाह अगर कोई फिर हम कुछ ऐसे खत्म? बाद जी क्वेश्चंस तो वैसे हैं, क्वेश्चंस तो स्टिल दे आर कमिंग। नहीं, अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चन है ना तो वो देख लें, एक दो अगर सिमिलर है तो फिर चले, कोई नहीं। जी जस्ट लेट मी, कुछ क्वेश्चंस हैं काफी डिफरेंट टाइप के। एक मिनहास खान की तरफ से क्वेश्चन है कि इफ अ क्लॉज इन द कॉन्ट्रैक्ट contradicts the governing law, will it be applied even if both parties agree to it? नहीं, इट कैन नॉट बी अप्लाइड। ये जो पहले किसी दोस्त ने सवाल किया था ना इसका, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट का, वो वॉइड हो जाएगी। जी चीज़ें दिन में बिठा लें। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, वो दैट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम इट वॉज क्रिएटेड। मतलब ये प्रिंसिपल है ना, तो अगर आप गवर्निंग लॉ के अगेंस्ट कोई काम है तो वो इलीगल है। एक राना अजीम साहब की तरफ से क्वेश्चन है कि व्हाट आर द लोकली अवेलेबल कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्लेटफॉर्म्स इन पाकिस्तान? देखिए, ये कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अगर प्लेटफॉर्म की बात करें ना, मैं प्लेटफॉर्म ज़्यादा इंस्टीट्यूशन की बात करूँ तो लोकली हमारे पास दो हैं जी। एक हमारे पास है सीका है, ये एक प्राइवेट है, सेंटर फॉर आई थिंक इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड कमर्शियल आर्बिट्रेशन। ये लाहौर से एक है, राना सजाद साहब उनका है। और एक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की भी डिस्प्यूट अपॉइंटमेंट सर्विस है आर्बिट्रेशन की, ये लोकल है पाकिस्तान में ना। इसके अलावा जो एडीआर एक्ट है उसके तहत सेंटर्स बनने थे, वो जो अभी 2017 का एक्ट है, मगर वो अभी तक नहीं बन सके। और बाकी एडहॉक आर्बिट्रेशन ज़्यादा होती है पाकिस्तान में, बाकी जो इंटरनेशनल है वो आपको पता होगा। सर एक क्वेश्चन है हमजा रजाक साहब की तरफ से, he is asking that can two parties agree on two contracts on a single project, like in case of design and construction some party contract separately for design and construction rather than going for turnkey contract? सर आप जो मर्जी करना चाहिए, आपकी मर्जी है। मतलब देखें, जो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये हॉल मार्क है सारे सिस्टम्स का। As long as the performance or the requirement of the contract is not illegal, it is up to the parties to choose कि वो क्या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप ये समझते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव दो कॉन्ट्रैक्ट करके सर्व होता है तो दो कॉन्ट्रैक्ट कर लें। आप समझते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव एक कॉन्ट्रैक्ट करके सर्व होता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अप टू यू जी। लेट्स पुट इट दैट सिंपली। चलें जी, thank you very much everyone and stay tuned for next webinar in this series. तो प्लीज़ जो क्यू साहब का लिंक्डइन पेज है उसको विजिट करते रहिए। ये जो वेबिनार है होपफुली कुछ अर्से में हम इसको अपने यूट्यूब के जो चैनल है उस पर भी ले आएंगे इंशाल्लाह, इट विल बी अवेलेबल देयर। तो जो विल ट्राई दैट, एक्सक्यूज मी, एनीवे, तो थैंक यू वेरी मच सर हामिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट वेबिनार है वो फिर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल हम जो है उसको कंडक्ट करेंगे। तो डेट वगैरह जो भी है विल अनाउंस ऑन आवर लिंक्डइन पेज आफ्टर कंफर्मिंग विद हामिद साहब। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच हामिद साहब, believe me it was सर exceptional. मैं सारे कॉलीग्स का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये अटेंड किया और जिनके सवालों के मैं जवाब दे सका। होप कि वो हेल्प आउट हुए होंगे। अगर कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो प्लीज़ आप बताइएगा। लास्टली मैं सारों दोस्तों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कोई फीडबैक हो ना तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा ताकि हम इसको कोशिश करें मज़ीद आसान करते जाएं। और सेकंड जो मेरा इसमें क्विक कमेंट है ना सारों के लिए, वो ये है कि नेक्स्ट जो अगले वेबिनार है उसका शेड्यूल तो मेरे ख्याल हम आ ही गया है QSAT पे। हम कोशिश ये कर रहे हैं, मतलब मैं पर्टिकुलरली ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये तकरीबन हर फ्राइडे पे ना टाइम निकाल के कर लेना ताकि ये 1-2 महीने में ये सीरीज़ जो है ना वो
कोशिश करें कि कंप्लीट हो सर जाए। फेयर इनफ सर। ठीक है सर, तो अगर आप जी दोस्तों की कोई सजेशन हो तो QSP को ज़रूर दें। मैं आपका जी एक दफा फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जितने भी अटेंडीज हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जितने भी हमारे जो लिंक्डइन पेज है उस पे जो है जाके प्लीज़ आप इस वेबिनार और जो सीरीज़ है उसके हवाले से अपनी फीडबैक जो है वो लाजमी दें। अगर कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, कोई सजेशन है, प्लीज़ दें। बाकी आपने कैसे बेनिफिट लिया और कैसे क्या आपका प्लान है इस पूरी सीरीज़ को अटेंड करने का, ये प्लीज़ लाजमी जो है वहाँ पे जाके तो और ईमेल्स भी कर सकते हैं हमें, हामिद साहब को भी ईमेल कर सकते हैं, क्यू साहब को भी कर सकते हैं। जितनी आपकी फीडबैक है प्लीज़ लाजमी हमें जो है इससे आगाह रखिएगा। बाबर साहब को आवाज़ आ रही है मेरी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, मैं लास्ट में थैंक्स कहना चाहूँगा आपका, लईक बात कर रहा हूँ। जी बहुत जी शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला QSP के लिए और बहुत ज़बरदस्त सेशन। और बिलीव मी कि मतलब रियली मतलब कि मैं जो आपके जो प्रेजेंटेशन थी वो प्लस जो क्वेश्चन आंसर तो ऑप्शन जो हमारे मेंबर्स ने सवाल पूछे और जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल देके उनको बताया है, मतलब एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक आसान अल्फाज के अंदर, मैं कहता हूँ इससे बेहतर एग्जाम्पल या इससे बेहतर एक्सप्लेनेशन की हो नहीं सकती उन सवालों की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का हामिद साहब, और ये जो आपने कमिटमेंट हमारे साथ की है इस पूरी वेबिनार सीरीज की, और मैं ख्याल में कि एक बहुत बड़ा एक मतलब कहते हैं नॉलेज शेयरिंग है जितने भी मेंबर्स सबके लिए। तो वंस अगेन बहुत 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 शुक्रिया आपका सर। आई एम सो ग्रेटफुल जी, आपने मौका दिया और सारे दोस्तों से बात करने का। चले, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू हामिद See you साहब, again थैंक यू इंशाल्लाह एवरीवन। next Friday. एब्सोल्युटली थैंक यू एब्सोल्युटली बाय अहमद ऑल साहब, मींस। बहुत Thank शुक्रिया। you, बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।